All right. So, good afternoon, everybody. My name is Satyam Jain. I welcome you to Understand UPSC. And this is the second part of the 2023 lecture series, whereby Sumin sir is discussing the 2023 paper, how he attempted the actual examination, how he attempted in the actual examination hall. And in the last lecture, we were done till the 30 questions. Today, in this particular lecture, we'll start with the question number 31. And you're already well aware about how, like, extremely well Sumin sir did in his prelims. And so in this particular lecture, we'll try to keep it a bit crisp and like at a bit of a pace so that you are able to cover more things, grasp more things, and have a retention power. All right. So welcome, Somen bhai. Thank you, sir. Let's start with question number 31. Okay. Since I've left this question though, but I would like to tell you my thought process in this question and how actually we could have solved this. ये मैंने लीव कर दिया because मैं यहाँ पे caution देना चाहता हूँ. ये काफी easy question था. Ukraine was very much in news last year. So they Right. asked which of the following countries share a land border with Ukraine. So I knew मतलब मैंने एक mnemonic बनाया था कि BP अगर high हुआ तो स्लो मुंह में रोना. ठीक है. सो बी पी एच फॉर हंगरी, एस फॉर स्लोवेनिया, एमओ फॉर मोल्डोवा एंड आर फॉर रोमानिया. इतना तो Romania. सही था. पर मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया, बीपी जो था ये बी में कंफ्यूज हो गया कि ये बेलारूस होगा या बल्गेरिया होगा. तो इस Hmm. तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग द निमोनिक्स कि वहां पे भी आप ट्रैप हो सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया तो मुझे क्वेश्चन लीव करना पड़ा. हालांकि इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, कुड हैव बीन डन. उसके बाद मैं ब्लैक सी में कौन कौन है क्या है करके आई कुड नॉट टेक अ कॉल ऑन बल्गेरिया बिकॉज आई न्यू कि इट वाज मतलब बल्गेरिया है या नहीं मुझे नहीं पता. हालांकि निमोनिक्स में बीपी था, ये बेलारूस था, इट वाज नॉट बल्गेरिया. सो आई न्यू कि कुछ गलत हो रहा है, सो आई हैड टू लीव दिस क्वेश्चन. अदरवाइज इसमें +2 तो मिल ही जाता. दिस वाज एक्चुअली इजी क्वेश्चन लास्ट ईयर. दिस वाज वेरी मच इन न्यूज, सारे पीटी में कवर्ड थे. मैंने यहाँ पे निमोनिक बनाया तो उससे काम बना नहीं, आई गॉट कंफ्यूज्ड. सो एनी विच वे, सो रिमेंबर कि जब आप निमोनिक्स बनाओ, निमोनिक्स को बहुत मतलब शॉर्टन मत बनाओ. थोड़ा सा उसमें से ऐसे बल्गेरिया है या बेलारूस है, कुछ ना कुछ आप बनाते चलो ताकि Right. कंफ्यूज ना हो. ठीक है. So that's the lesson from this question. Easy 2 marks. यहाँ पे मैंने थ्रो कर दिया. So let's go to the next one. Right. Question number 32. With reference to Earth's atmosphere, which one of the following statements is correct? ये मेरा गलत हुआ है क्योंकि इसमें आप बोल सकते हैं यहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज थी. यहाँ पे मेरी लैक ऑफ नॉलेज, और फिर से मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी से ही था. शायद सही से रिकॉल नहीं हुआ या फिर मैं क्वेश्चन सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाया. एनी विच वे आई गॉट दिस इनकरेक्ट. हालांकि ये बेसिक सोर्स में आपको मिल जाएगा. देयर इज नो ट्रिक इन्वॉल्व. यहाँ पे आपको प्योर लॉजिक से ही चीजों को करना था कि इंफ्रारेड जो वेव्स है लार्जली अब्सॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर. दिस इज द राइट ऑप्शन आई बिलीव. मैंने यहाँ पे बी मारा था, बी इज एक्चुअली इनकरेक्ट. सो ये प्योर नॉलेज का था. यहाँ पे आप एलिमिनेशन के थ्रू इसको नहीं अराइव कर सकते थे. सो इट वाज प्योरली ऑफ नॉलेज. आप एनसीईआरटी से अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लें. ठीक है. Hmm. And like if you like start looking at the options in this particular question, you'll realize that जैसे हमेशा सुमेन भाई बताते भी हैं कि like even in the first two options you will see first वाले में 10 times की बात कर रखी है, स्पेसिफिक हो गया है वो वहाँ पे. देन सेकंड वाले में 2/3 की बात कर रखी है, तो अगेन थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया है, डेटा आ गया है इन पिक्चर. बट द थर्ड ऑप्शन इज लाइक kind of easy also and kind of PYQ based also. Infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere, and that is why the when we read regarding कि भाई अगर cloudy nights होती हैं तो क्या issue होता है, वो बाहर नहीं जा पाता, and like how the humidity and all increases. तो जो वो बहुत ही basic concept है जो हम बार बार PYQs में पढ़ते हैं, that concept is just repeated here in a different format. तो उतना ही है. तो मतलब then it becomes a bit easier if you are able to link it with the PYQs. सो क्वेश्चन नंबर 33 अगेन वेरी बेसिक. ये भी आपका एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाता है. एक्चुअली वर्बैटिम एनसीईआरटी से ही दिया गया था ये. द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स. ये पीआईक्यू में भी आपने करा होगा. ये स्टेटमेंट एकदम गलत स्टेटमेंट है. द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली. स्टेटमेंट 2 इज डेफिनेटली करेक्ट, बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. ये रिच इन Yeah. न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है. ठीक है. ये एनसीईआरटी में आपको बेसिक मिल जाएगा. इसमें अगेन नो ट्रिक टेक्निक इज इन्वॉल्व. ये बेसिक Mm-hmm. एनसीईआरटी नॉलेज है, वहां से आप कर Knowledge सकते है हो. ये, बिल्कुल. एंड बिल्कुल. as soon as you get the first question is incorrect you directly reach to the answer. So ये यस. statement वाले explanation वाले questions में बहुत अच्छी चीज होती है कि अगर आपको पहला statement incorrect मिल गया तो you have the answer, you have directly 2 marks. तो देखिए अभी tropical rainforest has been so many times asked in the PYQ, so many times.
और बार बार वो बोलता है कि यहाँ पे एपिफाइट्स हो जाते हैं क्या, यहाँ पे आपकी लीचिंग ज्यादा हो जाती है क्या, सो मेनी टाइम्स दिस हैज बीन आस्क्ड। सो प्लीज है ना, उसको याद रखिए कि वो इंपॉर्टेंट थीम है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा बारिश होगी तो उसके न्यूट्रिएंट्स धुल जाते हैं, लीचिंग हो जाती है, रन ऑफ हो जाता है, दैट इज व्हाट इट इज अगेन एंड अगेन बीन आस्किंग। सो आप प्लीज पे। देखोगे एवरी हाँ। एवरी ईयर बायोम से सवाल आते हैं। एक बार सवाना से सवाल आया था 2022 में, if I'm यस not wrong. यस 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 2022 में आया था, वो था ना क्वेश्चन की फायर, हाँ हाँ, बरोइंग, लिमिटिंग ग्रेजिंग ऑफ फैक्टर्स। एनिमल्स, हाँ, लिमिटिंग फैक्टर्स, राइट राइट लिमिटिंग राइट फैक्टर्स पूछा था। तो एवरी राइट। ईयर बायोम्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। कभी बोरियल बायोम्स पूछ सकता है, तुंद्रा पूछ सकता करेक्ट है, सो करेक्ट तो आप करेक्ट। करके जाओ। इंपॉर्टेंट थीम है ठीक है, ज्योग्राफी का। सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 34। ये भी अगेन बहुत बेसिक ज्योग्राफी है। इनफैक्ट ज्योग्राफी क्वेश्चंस, मतलब जो फिजिकल ज्योग्राफी था थोड़ा सा इस बार आसान था इफ यू कंपेयर इट टू हम्म। other years. The temperature contrast between the continents and oceans is greater during summer than in winter. अगेन वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात हो रही है सेकंड स्टेटमेंट में, आपको वही डेफिनेटली दे मेंशन दिया है, करता है। बिल्कुल। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द लैंड सरफेस, ये इसको एक्सप्लेन भी कर दिया सेकंड स्टेटमेंट में। So बिल्कुल both बिल्कुल। statement 1 and 2 are correct, and 2 is the correct explanation for statement 1. Again easy, NCERT से आपका ये सॉल्व हो यस। सकता था, तो जो भी बेसिक बुक आप पढ़ रहे हो उससे हो जाता। करेक्ट। जैसे मैं कई बार इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस के लिए बोलता हूँ कि अगर ये क्वेश्चंस आपको नहीं हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके लाइक कॉन्सेप्ट्स में या रिवीजन में या लिंकेजेस में कुछ इशू है। जैसे कुछ मान इश्यूज लीजिए है, डायरेक्ट एग्जैक्टली। क्वेश्चन है रिगार्डिंग मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ इश्यूज हैं। तो वो इश्यूज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली यही चीज है जो ऐसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ नहीं है, दिस आर जस्ट नॉलेज, डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर ये नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अभी रिवाइज करने का या फिर लाइक रिविजिटिंग योर सोर्स एंड बिल्डिंग दोस कॉन्सेप्ट्स, उसकी जरूरत है थोड़ी सी, तो कर लीजिए, भी टाइम है। डेफिनेटली डेफिनेटली। दिस क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी से वर्बैटिम दिया गया है। ये भी एकदम आपका नॉलेज बेस्ड ही है और इजी क्वेश्चन है ना। सीस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे या आपको डेटा मिल जाएगा। In P waves, the individual particles vibrate to and fro in the direction of the wave propagation, whereas in S waves, the particles vibrate up and down at right angles to direction of wave propagation. Mentioned है एनसीईआरटी में, आप पढ़ो वो बिल्कुल। अर्थ का एटमोस्फेयर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो चैप्टर है, उसमें दोनों चीज दिया हुआ है। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगेन इसमें आप कोई ट्रिक टेक्निक एलिमिनेशन से नहीं कर सकते। यू हैव टू नो व्हाट पी वेव्स आर, व्हाट एस बिल्कुल वेव्स आर, बिल्कुल व्हाट आर बिल्कुल द कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल। ठीक है, नॉलेज, ये तीनों इजी है। क्वेश्चंस नॉलेज बेस्ड थे, हाँ 33, बिल्कुल 34, नॉलेज बेस्ड है 35। और इजी भी है। बहुत सारा इजी क्वेश्चन इजी। नॉलेज बेस्ड है लेकिन इजी नहीं करेक्ट है। दीज आर करेक्ट इजी करेक्ट करेक्ट क्वेश्चंस, इसको करेक्ट आपको करेक्ट। दीज आर डेफिनेटली सही मार्क्स करना फेचिंग, चाहिए। ये आपका जो बिल्कुल। मैं बोल भी रहा हूँ कि ज्योग्राफी ना धीरे धीरे वापस से यूपीएससी में आ रहा है। ये वापस से आ रहा है यूपीएससी में। एक टाइम आ गया था कि जब ज्योग्राफी के अराउंड क्वेश्चंस वर जस्ट बेस्ड ऑन मैपिंग वगैरह, बट नाउ you'll again see these concepts based questions being asked in geography. मुझे लगता है फिजिकल कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट बता के दो। वो क्वेश्चंस भी थोड़े से रिटर्न करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू विल सी दैट थिंग। तो यहाँ पे वो सेम चीज है। हाँ सुमिन भाई कुछ बोल रहे थे आप। मैं बोल रहा था कि सर इन सब सवाल से आपका कट ऑफ डिटरमाइन होता है। करेक्ट टफ करेक्ट सवालों, करेक्ट ये अगर आपका गलत करेक्ट। हो रहा है ना, ये 3-4 सवाल, उस वो आपको हम्म। मतलब आपका कट ऑफ डायरेक्टली आपको -8 में हिट पहुंचा देगा। करेगा, सही इनफैक्ट बात मोर देन 8, बिकॉज आपका -0.6 भी जाएगा विद एवरी रॉन्ग आंसर। है। इन राइट सब राइट क्वेश्चन को आपको कभी भी गलत नहीं करना, जो बेसिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब राइट। करके आएंगे। आपको इसमें गलत नहीं करना, इसमें नहीं चूकना आपको, ठीक है। सो सही। क्वेश्चन नंबर 36। अगेन आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन बट अगेन आई थिंक बताना चाहिए कि व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड लीविंग दिस एज वेल। जैसे पहला दो स्टेटमेंट में आई कुड कंक्लूड कि नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। इसमें पूछा गया था कि विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड पावर प्लांट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, ये मुझे थोड़ा सा खटका, क्योंकि कूलिंग के लिए शायद यूज करता होगा, या मतलब सी वाटर के थ्रू बहुत जगह होता है ना कि थर्मल पावर प्लांट, आप जानते भी हो कि कोस्ट पे भी कुछ कुछ है, तो शायद सी वाटर यूज करते हो। नन ऑफ देम यूजेस स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। अब इंडिया में काफी सारा वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स है। हो सकता है कि वहां पे मतलब अभी वाटर स्ट्रेस्ड हो गया हो, पहले वो नहीं था। बाय द टाइम मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया था मान लीजिए 70s में, और अभी चल के इतने सालों बाद शायद वो अभी वाटर स्ट्रेस्ड हो गया हो। पहले शायद सही है। 70s में जब कंस्ट्रक्ट किया था तब शायद नहीं था। तो ये दो तो आई कुड अराइव, बट इसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, ये मैं विद श्योरिटी नहीं मार्क कर पाया। मैंने इसको इनकरेक्ट तो माना था ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, बट आई कुड नॉट मार्क दिस क्वेश्चन, आई हैड टू लीव दिस। बाद में जनरली। रिविजिट करा बट। हाँ हाँ सर, हाँ। इसका आंसर क्या है सर?
यार वही है, मतलब आंसर ऐसे क्वेश्चंस का डी ही होगा। अच्छा डी, ओके ओके। हाँ डी मतलब याद, बेस्ट। मतलब वही है ना कि यहाँ पे मतलब मैं बोल रहा हूँ ये चीज अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ लोगों के लिए। आई माइट साउंड वेरी रिपीटेटिव एंड इरिटेटिंग, बट आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। अल्टीमेटली दे विल ऑलवेज गिव यू नेट पॉजिटिव। यार एक दो क्वेश्चन गलत हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बोल रहा हूँ दीज क्वेश्चंस विल एटलीस्ट मेक अ डिफरेंस ऑफ, एटलीस्ट मेक अ डिफरेंस ऑफ 20 to 25 मार्क्स इन योर पेपर एटलीस्ट। यही क्वेश्चन है, नॉन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। अरे भाई किसी भी चीज के लिए करते होंगे यार, हाउ डू वी नो। मैं कह रहा हूँ फर्श साफ करने के लिए यूज कर रहे हैं वो सी वाटर, आप ये सोच के क्यों नहीं चल रहे हो। नॉन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। कभी वही सोमेन भाई वाली बात है ना, अभी क्या पता आपको कि जब किया था तब वाटर स्ट्रेस था, अभी था नहीं था। एंड सिमिलरली लास्ट वन इज नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड अगेन। सही है कंफ्यूजन हो सकता है, बट यू हैव टू टेक दैट प्लंज इन द एग्जामिनेशन, यू हैव टू बैक योर एप्टीट्यूड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी। हमने देखा है सम माइक्रोऑर्गेनिज्म सम माइक्रोऑर्गेनिज्म सम माइक्रोऑर्गेनिज्म सम स्नेक सम स्नेक सम स्नेक। तो बैक दैट थिंग, उससे मत आप डिविएट होइए। डोंट लुक एट इट एज जस्ट वन क्वेश्चन, लुक इट एट एज अ थिंकिंग प्रोसेस। तो अगर आप वो थिंकिंग प्रोसेस देखोगे तो 20 मार्क्स कम से कम आप अल्टीमेटली वो 20 मार्क्स ऐड कर लोगे। बिल्कुल, यहाँ प्लंज लेना चाहिए से। आई कुड अराइव, मतलब आई कुड नॉट टेक द प्लंज, बट मैंने इतना तक पे अराइव किया था कि हाँ ये मोस्ट प्रोबेबली गलत ही होगा। अगर सही लेता है मैं वो यहाँ पे भी गलत ही है, +2 हाँ। था। +2 था, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। अगेन 37। 37 में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ यहाँ पे चीजें। ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, मतलब ये मेरे नॉलेज में था। देन मतलब यस। डॉर्मेंट मेमोरी में था, एक्टिव मेमोरी में नहीं था, डॉर्मेंट मेमोरी में था। तो मैंने जब इसको पढ़ा वोल्बचिया मेथड, ये आप ना मतलब वर्ड एसोसिएशन से यहाँ पे शायद ही आप नहीं मतलब पहुंच नहीं पाओगे, हाँ बिकॉज हाँ यहाँ पे हाँ। क्या है ना, कुछ सिमिलर साउंडिंग चीजें नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको राइट। एग्जैक्टली पता होना चाहिए था, ये नॉलेज का गेम था। जैसे मैंने बोला डॉर्मेंट मेमोरी में था, तो पहले मैंने इसको ये मार्क कर दिया था, प्रोड्यूसिंग बायोचार फ्रॉम थर्मो केमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास। पता नहीं किसी कारणवश मैंने कर दिया होगा। बट फिर से क्या है कि एक बार आप क्वेश्चन देख लेते हो ना, तो ये आपके दिमाग में चलने लगता है। फिर मुझे लगा नहीं यार, ये तो मैंने कहीं सुना था 2021 का, शायद जब मैं तैयारी यस शुरू यस कर यस रहा था यस 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 उस यस। टाइम का ये न्यूज था। तो करेक्ट। फिर से एक्टिव मेमोरी में आया, मैंने ये मारा, मुझे पता था कि ये सही होने वाला है। और अभी शायद 2022 वालों को नहीं पता होगा, या नहीं पता 2023 होगा। वालों को थोड़ा हाँ दिक्कत हुआ बिल्कुल। होगा, बिकॉज ये थोड़ा सा पुराना न्यूज था। यस यस, और ये काफी चर्चा में इट वाज था नॉट उस अ टाइम। 1 ईयर करंट अफेयर, इट वाज अ लाइक कंटेम्परेरी सॉर्ट हाँ ऑफ अ करंट अफेयर। कंटेम्पररी, मतलब आप पकड़ लीजिए कि इसका होराइजन ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स का एक होराइजन में था। बट जब ये यस यस। जिस साल ये रिलीज हुआ था ना ये मेथड, उस बार पीडी हाँ 65 में और हर जगह न्यूज़पेपर हर में भी जगह था। इसको, हाँ हर जगह था ये काफी करेक्ट। चर्चित चर्चित था उस साल। एनी करेक्ट। विच वे, ये तो नॉलेज से ही बना। इसमें मैं पुराना खिलाड़ी था तो यहाँ पे मुझे एडवांटेज मिला होगा। सही बात है। ठीक है। Question 38. Consider the following activities: spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively, increasing the alkalinity of oceans by adding lime, capturing carbon dioxide released by various industries, pumping into abandoned subterranean mines in the form of carbonated waters. How many of the activities are often considered and discussed for carbon capture and sequestration? नॉलेज से अगर आपका हो सकता है वेरी गुड, अदरवाइज इसमें क्या है कि तीनों सीधा। स्टेटमेंट जनरली, बिल्कुल जनरली सीधा बिल्कुल। ऑल थ्री मारो। कोई इसमें नॉलेज इज वेरी डिफिकल्ट यार, मतलब ठीक है आप बसाल्ट की प्रॉपर्टी सोच लोगे, फिर आप लाइम की प्रॉपर्टी सोच लोगे, मतलब दिस इज वेरी टफ ऐसा कि आपको एकदम ना स्पेसिफिक पता हो कि ठीक है ये ऐड होने से क्या हो जाएगा वो ऐड होने से क्या हो जाएगा। माय सिंपल पॉइंट ये इज एक रियल एग्जाम में आप देखो कि मैंने सिर्फ इसको करेक्ट मार्क करा दूं, एग्जैक्टली कि ये मुझे पता था, मैंने एग्जैक्टली। कहीं कार्बन कैप्चरिंग पढ़ा था और ये टेक्निक मैंने पढ़ा था कि सबटेरियन माइंस में कार्बोनेटेड वाटर भरा जाता है। बट बिल्कुल। ये दो मैंने पढ़ा नहीं था। जैसे सर ने बोला कि आप अल्कनिटी ऑफ ओशन, लाइम और अल्कनिटी को लिंक कीजिए बसाल्ट रॉक्स से होगा इसका प्रॉपर्टी, आप सोचिए, वो सोच के ही आप ऑल थ्री मारो। बट अगर कुछ नहीं सोचना इन सब क्वेश्चन में, तो सर ने बोला हाँ वी टू टेक द लीप ऑफ फेथ यू और ऑल थ्री यस मारना यस है। यस, वो बहुत जरूरी है। मैं अभी बोला था ना ऊपर, ये क्वेश्चंस आपको पॉजिटिव देंगे ही देंगे। मैं लिख के एक बार पूरा पेपर हो जाएगा, मैं 2023 का पेपर पूरा दोबारा बैठ जाऊंगा लेके। आई विल शो यू एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे जहां पे ट्रिक लगेगी सीधा। और आपको कम से कम नेट 20 मार्क्स का बेनिफिट आएगा ही आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये सीधा बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड डिस्कस्ड। डिस्कस्ड वर्ड पे फोकस करो ना यार, वो बोल रहे हैं कि ये कौन सी टेक्निक डिस्कस भी होती है। मतलब कहीं भी दो साइंटिस्ट, दो फार्मर्स, दो
जियोलॉजिस्ट बैठ के अगर टेक्निक को डिस्कस कर रहे हैं, हाउ तब आर यू भी गोइंग टू काउंट किया एलिमिनेट दैट? जाएगा। बिल्कुल काउंट किया जाएगा। सो दिस इज बिल्कुल, चलिए ठीक है। ओके सोमेन, लेट्स मूव क्वेश्चन अहेड। नंबर 39। हाँ 39 में मैं बोलूंगा वर्ड एसोसिएशन यहाँ पे काम आया। जो सर ने हम्म, सिखाया था एक्चुअली यहाँ पे मैंने अप्लाई भी करा, और देखो ये सही भी कैसे हुआ। एरियल मेटा, और ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट बिल्कुल करना चाहिए जहां पे आपको वर्ड सही एसोसिएशन है। से कुछ बात बन रहा है, यू शुड टेक द लीप ऑफ फेथ। यहाँ पे इसलिए आप नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ एसोसिएशन बन नहीं रहा है। वोल्बाचिया मेथड, आई डोंट नो वोल्बाचिया क्या लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं बन रहा यहाँ पे। आई ट्राइड, बन नहीं रहा था, जैसे मैंने बोला राइट। डोरमेंट मेमोरी में था तो वो बन गया। बट मुझे नहीं पता था ये क्वेश्चन नंबर 39 जैसे एरियल मेटाजीनोमिक्स, आई हैड नो क्लू व्हाट एरियल मेटाजीनोमिक्स इज। आई न्यू एरियल मतलब होता है एयर या एयरबोर्न या समथिंग जो एयर से रिलेटेड हो, स्काई से रिलेटेड हो। और मेटाजीनोमिक्स, मुझे जीनोम का मतलब पता था कि समथिंग रिलेटेड टू डीएनए होगा, बस यही दो चीज मुझे पता था। अब देखो हाउ डिड आई अराइव एट द आंसर। इसमें पहला स्टेटमेंट आप पढ़ो, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो, पॉसिबल। एरियल मतलब एयर होता है, फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो, मे बी पॉसिबल, मुझे नहीं पता। डीएनए सैंपल अगेन जीनोमिक्स हैज टू रिलेट समथिंग टू डीएनए, मुझे नहीं पता इसका मतलब होता क्या है, अभी भी नहीं पता। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज ऑफ अ हैबिटेट, अच्छा एवियन स्पीशीज मतलब बर्ड्स हो गए, बर्ड्स आर एन एवियन स्पीशीज, इंसेक्ट्स हो सकता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अंडरस्टैंड जेनेटिक मेकअप, मे बी पॉसिबल, इन दो में बहुत डिफिकल्ट है टू टेक अ कॉल। using airborne devices to collect blood samples from moving animals, मूविंग एनिमल से आप ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, उसको एरियल मेटाजीनोमिक्स बोलोगे क्या? मुझे लगा यार मूविंग मतलब एयरबोर्न डिवाइसेस मतलब हवा में उड़ने वाला, या फिर मतलब एयरबोर्न डिवाइस मतलब क्या, ड्रोन हो सकता है या समथिंग एल्स। उससे आप ब्लड सैंपल कलेक्ट करोगे फ्रॉम मूविंग एनिमल्स, कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है, उसको एरियल मेटाजीनोमिक्स बोला जाएगा क्या? मुझे लगा कि यार ये गलत ऑप्शन है, मुझे लगा। sending drones to inaccessible areas to collect plant and animal samples from land surfaces and water bodies। अब हो सकता है मे बी हो, बट मुझे सबसे ज्यादा क्लोज लगा कि वर्ड एसोसिएशन से डीएनए और एयरबोन मतलब एरियल एयर से रिलेटेड, इन दोनों में से कोई एक होगा। आई टुक द प्लंज, आई मार्क्ड ए एज माई आंसर, और आंसर मेरा निकल आया। ये बिल्कुल तो इसलिए नहीं होगा बिकॉज ये क्या है कि ये मतलब ड्रोन रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रहा है। इसमें अगर आप देखो दो स्टेटमेंट का फोकस टेक्नोलॉजी मतलब एरियल मेटाजिनोमिक्स के ऊपर नहीं है। ड्रोन से भेज के, अगर ड्रोन से कुछ मैं भेज रहा हूँ उसका नाम मैं एरियल मेटाजिनोमिक्स क्यों रखूंगा? बिल्कुल। एक्चुअली सोमेन भाई, अभी क्या हुआ ना, रिसेंट में AIR 15 जो है कुणाल रस्तोगी, हम्म। वो चैनल पे आए थे, और यही मतलब PYQs डिस्कस करने कि कैसे उनको एज मिला। तो उन्होंने ये स्पेसिफिक क्वेश्चन डिस्कस किया, और उन्होंने एकदम सेम बात बताई, एरियल मेटाजेनोमिक्स को उन्होंने किस तरीके से वर्ड एसोसिएशन से सॉल्व किया, बिल्कुल सेम चीज। एंड देन ही लिंक्ड इट बैक टू PYQs कि सर PYQs में ये चीज देखी थी, इसलिए हम ये चीज कर पाए। सो नाउ माय पॉइंट टू पीपल इज कि भाई देखो, आपके सामने एग्जांपल्स हैं ऐसे लोगों के जो ये चीज करके आ रहे हैं, उनका हो रहा है। एंड इट इज मतलब इट माइट बी कि आपका आपका शायद कोई क्वेश्चन ऐसा करने से गलत हो जाए, बट द पॉइंट इज इफ यू आर नॉट रेडी टू लर्न, एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड एंड देन अप्लाई इन द एग्जामिनेशन, तो आपका जो नेट बेनिफिट होना है वो नहीं होगा। जितने लोगों ने भी कुणाल सर वाली वीडियो देखी है, दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट ही डिस्कस्ड। सोमेन भाई को तो ये बात नहीं पता थी, लेकिन कुणाल सर ने एग्जैक्ट ये बात डिस्कस की थी कि मैंने एरियल मेट्रोजोनॉमिक्स जो है वो एटोमोलॉजी से सॉल्व किया। एरियल इज अबाउट एयर यूजिंग, कैसे आप एयर में कुछ काम कर सकते हो। जेनोमिक्स इज अबाउट डीएनए सैम्पलिंग। एंड मेटा मेटा इज ऑलवेज अबाउट डेटा, है ना, मेटा डेटा। मेटा इज अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा ऑफ डेटा, तो सैंपल का कलेक्शन। तो उन्होंने सीधा बताया किस तरीके से ही डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड रीच टू द आंसर। सुमेन भाई ने अपना लॉजिक समझाया। सो अल्टीमेटली लॉजिक आपका हो सकता है, बट यू हैव टू टेक द प्लंज, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली exactly। और क्या है कि आप मतलब किसी से भी पूछो जो भी अपियर कर रहा है नहीं अपियर कर रहा है, आप 100 के 100 सवाल नॉलेज से तो नहीं कर सकते, ये तो ट्रू इम्पॉसिबल ट्रू ट्रू है, पीएचडी ट्रू। ने वो लिमिट डाल ही दिया। सो जहाँ पे आप फेथ या लीप ऑफ फेथ लोगे, आपको यहाँ पे ना ये नहीं देखना कि मतलब करना क्या, यहाँ पे नेट पॉजिटिव हो रहा है या नहीं, आप ये सोचो कि वैसे भी आप ये छोड़ने वाले थे ना। किसने सही बात। मतलब आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीबडी जो मुझे ऑनेस्टली बता सके कि उसको एरियल मेटाजोनॉमिक्स का मतलब एग्जैक्टली पता था उस दिन ऑन द डे ऑफ ट्रू द ट्रू एग्जाम। ट्रू। नहीं, किसी सोर्स में नहीं था यार, नहीं था ना, किसी दैट्स सोर्स द में नहीं थिंग। था। और अगर अगर रहा भी होगा, इट्स इम्पॉसिबल टू रिकॉल, इतना प्रेशर सिचुएशन बिल्कुल। में रिकॉल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रू आप ट्रू 10 ट्रू। से 15 बार लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तब जाके आपका रिकॉल
और ये सब हो पाता है। और ये आप कितना बारी पढ़, मतलब अगर आपने कहीं पे कोई फ्लीटिंग सोर्स में पढ़ा भी होगा, न्यूज़पेपर हो या सम अदर एक्सटर्नल सोर्सेज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल सच थिंग्स, सो यू हैव टू करेक्ट, टेक अ लीप ऑफ फेथ। हम करेक्ट, लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पेपर इन सब चीजों के लिए ही, नॉट फॉर दीज क्वेश्चंस जो आपको राइट, इजीली राइट, राइट, एनसीईआरटी और ये सब में मिल जाएगा, राइट, एब्सोल्युटली राइट, है ना। एब्सोल्युटली राइट। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए ये मुझे स्किप करना पड़ा, यहाँ पे वर्ड एसोसिएशन से बात बना नहीं मेरा, बिकॉज यहाँ पे मतलब मैं नहीं मतलब इसको ब्रेक कर पाया। इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस: स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ fauna, okay, may be possible. Stimulating हम्म। stem cells to transform into diverse functional tissues, मेरा बायोलॉजी बहुत वीक है तो मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। Promoting clonal propagation of horticultural plants, okay. Assessing the efficacy of drugs by conducting series of drug trials in a population. मुझे इतना पता था कि माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का एप्लीकेशन पूछा जा रहा है, और एप्लीकेशन राइट। मल्टीफेरियस डोमेन्स में हो सकता है। So it became very difficult for me to choose one of the options because एप्लीकेशन कहीं पे भी हो सकता है, मैं कोई स्टेटमेंट को काट ही नहीं पाया इसलिए। हम्म। देखो, अगर ऐसे में आप अराइव कर रहे हो, यू आर एक्चुअली सेविंग -0.6, आप सेव कर रहे हो ऐसे अगर आप स्किप कर रहे हो तो यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन आप काट सकते हो क्या कि नहीं इसमें अप्लाई नहीं होता होगा माइक्रो सैटेलाइट डीएनए? नहीं कर सकते ना आप, मतलब विद योर एग्जिस्टिंग नॉलेज यू रियली कैन नॉट स्ट्राइक ऑफ एन ऑप्शन, बिकॉज दीज आर ऑल एप्लीकेशंस एंड एनी वन एप्लीकेशन मतलब माइट बी ट्रू, सो इन दैट सिनेरियो इट्स बेटर टू स्किप। सो इसका हाँ, आंसर अगर क्या है मतलब भाई? बिल्कुल यही है, यही है इसका आंसर। अच्छा, ओके। स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग रिलेशनशिप्स वेरियस अमंग स्पीशीज वेरियस ऑफ स्पीशीज ऑफ fauna। fauna। इसमें मतलब लोगों को अगेन आई वुड रिकमेंड कि जाके वो कुणाल से वाला लेक्चर देखना चाहिए, बिकॉज वो क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस किया है। एंड वही है ना कि मतलब इंसान का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पीवाईक्यू ट्रेंड पैटर्न बनता है, समझ में आता है उसको। तो ऐसे सोमेन भाई कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे बताएंगे, मैं कुछ चीजें आपको मे बी ठीक ठीक बता दूं, ऐसे कुणाल सर आपको कुछ चीजें बताएंगे। सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ पीपल हियर, लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हियर, ताकि आपको मल्टीपल तरीके से सोचने का समझ में आए। अब जैसे सुमेन भाई बोल रहे हैं कि उनको ये वाला नहीं समझ में आया, उनको एरियल वाला समझ में आ गया, बट ऐसा कोई हो सकता है ना जिसको इसका ये समझ में आया हो, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए, जिन्होंने वो लेक्चर देखा वो बता पाएंगे इस चीज को कि उन्होंने कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि कैसे ही रीच टू द आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दैट इज जस्ट लाइक इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लाइक लुक एट फिगर आउट कि भाई क्या किया जा सकता है। ऑब्वियसली दीज क्वेश्चंस you do not know them, so either you're going to skip them or you're going to like not skip them. So if you're not skipping them, अगर आपके पास वो choice नहीं है, if you're taking that plunge in various number of questions and thinking about net positive, तो आपको बस वो mindset develop करना है, फिर that is it, फिर आपका वो net positive तो आ ही जाएगा। दो क्वेश्चन ठीक होंगे, एक क्वेश्चन गलत होगा, तीन क्वेश्चन ठीक होंगे, एक क्वेश्चन गलत होगा, अल्टीमेटली विल बी एट नेट पॉजिटिव, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। चलिए सुमित, चलते हैं आगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मेरा गलत हुआ है बट मैं बता देता हूँ कि ये मतलब मैंने क्या सोच के मारा था। जननी सुरक्षा योजना थोड़ा सा पुराना स्कीम है, हम लोग स्कीम्स पढ़ते भी हैं बट इतना डिटेल्स में कौन पढ़ता है। इट्स अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, ओके। It's an objective to reduce. Its objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor pregnant women. Okay, this also sounds fine. It aims to promote institutional delivery among poor pregnant women. Okay, मतलब इसका ही corollary लग रहा है ये। Its objective includes providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age. मुझे थोड़ा डाउट लगा था कि 1 year होगा क्या, ये 6 months भी हो सकता है, 8 months भी हो सकता है, आई रियली डोंट नो 1 year होगा या नहीं। मैंने इन चारों को सही माना था और ऑल फोर मारा था। टू का लीप ऑफ फेथ यहाँ पे, क्योंकि इतना डिटेल से मुझे स्कीम पता नहीं था। चार स्टेटमेंट बन जाएगा इस स्कीम के पीछे, इतना तो मुझे नहीं पता था। हाँ, ये मनरेगा सही होता बात है। या कोई अलग फ्लैगशिप स्कीम होता तो उसका चार स्टेटमेंट शायद मुझे पता रहता, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा होता। पर इतना डिटेल्स में मैंने इसको पढ़ा नहीं था, लेकिन अटेम्प्ट करना था तो मैंने इसमें ऑल फोर मारा, तो ये मेरा गलत हो गया। सर इसका आंसर क्या है? यार इसमें दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सो स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 आर करेक्ट हियर, एंड स्टेटमेंट 1 एंड 4 आर इनकरेक्ट। ओके। मतलब देखो, जितना मैं समझा सकता हूँ इसमें, आई विल ट्राई टू डू दैट। अगर आप देखोगे तो सेकंड स्टेटमेंट तो बहुत डायरेक्ट है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब इससे नोबेल कोर्स, इससे बढ़िया चीज कुछ हो ही नहीं सकती। सो दिस इज वेरी सिंपल, इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। अगेन सेकंड एंड थर्ड आर आपस में लिंक्ड ही है, वो तो दोनों के दोनों, है ना। तो अगेन द पॉइंट इज, नाउ in the fourth question, its objective includes providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age। अब इसमें आ जाता है, ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है ना, ये किसी दूसरी ही स्कीम का है।
तो यूपीएससी ये चीज करने लगा है। दिस इज अंडर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, दिस इज नॉट अबाउट जननी सुरक्षा योजना। तो इन्होंने स्कीम ही अलग दे दी। नाउ आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि पेपर में ये चीज दिखना इज वेरी वेरी टफ, है ना, बहुत ही टफ है। एंड दैट्स कंप्लीटली ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, मैं तो कहता हूँ। मेरा तो मानना है करने चाहिए, गलत भी होंगे तो ठीक है, इट्स ओके, आपको बाकी चीजों में वो आ जाएगा, बट करने तो चाहिए, सो दैट्स ऑल राइट। ऐसे मतलब बहुत सारे स्कीम्स होंगे, फ्रिंजेस में भी कुछ कुछ स्कीम्स है, उसका अगर चार स्टेटमेंट बना के आपको पूछ लिया और किसी और ऑलमोस्ट सिमिलर साउंडिंग स्कीम का कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पे चिपका दिया, हाँ मुझे हाँ नहीं हाँ समझ में आता तो हाउ टू हैंडल दिस, इसको आप हाँ मतलब पढ़ के कैसे हैंडल करोगे मुझे नहीं पता। हाँ। जननी सुरक्षा योजना के बारे में एक चीज बहुत फेमस है कि दिस इज एन इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उससे वो चलो सोच फर्स्ट के आप स्टेटमेंट तो गया। फर्स्ट पे हाँ ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, बट फोर्थ तो इज वेरी डिफिकल्ट। तो अल्टीमेटली दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू मेजरली विल गेट इनकरेक्ट, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम अटेम्प्टिंग सच क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके ठीक भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए ठीक है। अब जैसे ये फिर से गलत हुआ है मेरा एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी। अब एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी जब हम पढ़ते भी है ना, मतलब आई हैव कम अक्रॉस दिस थिंग, ऐसा नहीं कि नहीं हम मैंने कम अक्रॉस करा, बट इतना डिटेल्स में यार मतलब मैं क्या, बहुत कम ही लोग होंगे वहां पे पढ़ के गए होंगे, उसको रिकॉल भी कर पाए होंगे। सो मैंने यहाँ पे अगेन मतलब ऐसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स प्रोफाइलैटिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन। अब एनीमिया क्या होता है, मुझे इतना पता था कि ब्लड में आयरन की कमी के लिए होता है। तो इसमें बस उतने से ही हो प्रो जाता है ये। ये हाँ तो उतने मुझे से ही लगा कि हो जाता। प्रोफाइलैटिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन मुझे लगा देता होगा, इसका कुछ रिलेशन बनता होगा कि हेल्दी बोन्स से, मैं उतना रिलेट करना शुरू कर दिया कि अगर बोन्स हेल्दी होंगे तब जाके मतलब कुछ ना कुछ होगा, बॉडी अच्छा प्रोड्यूस करेगा हेमोग्लोबिन। तो मैंने इसको सही मान लिया। लॉजिक नहीं है इसका, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसके आगे राइट मतलब राइट राइट। है ही क्या। इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। मुझे लगा हाँ हो सकता है, क्योंकि प्री मैच्योर जब डिलीवरी होता है तो उसमें ब्लीडिंग ज्यादा होता है, तो इसके लिए द वुमन या द मदर स्पेसिफिकली शी टर्न्स एनेमिक। सो मे बी दिस इज करेक्ट। इट हाँ। प्रोवाइड्स द पीरियोडिक डीवर्मिंग टू चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स, मे बी पॉसिबल हो ही यस सकता है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। It addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis. मुझे लगा हाँ हो सकता है थोड़ा अम्ब्रेला चीजों को सही लेता है। होगा कि एसोसिएटेड चीजों को भी मैं ले लूं एक साथ। हालांकि मैं फर्स्ट स्टेटमेंट पकड़ नहीं पाया था, इसमें क्या सर तीन उतना ही करेक्ट है? है, हाँ हाँ हाँ, वही है ना, मैं अक्सर सिखाता भी हूँ ये बात कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट दिख रहे हैं और एक स्टेटमेंट में आपको डायरेक्ट कोई गलती दिख रही है, बहुत एविडेंट बहुत एविडेंट, तो वो चांसेस हैं कि हाँ वो गलत होगा। क्योंकि बाकी तीनों में ना देखो बहुत सिंपल सा है, कहीं ऐसा नहीं दे रखा कि कोई नंबर ऑफ ईयर्स दिए हो, नंबर ऑफ मंथ दिए हो, कि चाइल्ड बर्थ के 6 महीने के अंदर अंदर कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है, ये करना है वो करना है, नथिंग है ना, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो बाकी तीनों और लाइक प्रिटी सिंपल प्रिटी डायरेक्ट। पहले वाले में अगर आपने वो फिगर आउट कर लिया कि यार अनीमिया तो आयरन से रिलेटेड है, यहाँ पे कैल्शियम क्यों दे रहा है, दिस इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव मिस्टेक दैट द एग्जामिनर हैज मेड। तो ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन सब ठीक नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, नहीं करने की एक्सपेक्टेशन भी है, एंड दैट इज व्हाई द कट ऑफ विल कीप ड्रॉपिंग, सो दैट्स ओके। अगर आप आइडेंटिफाई कर ले तो यू कैन टेक दैट प्लंज, बट अगेन दैट इज अ तो लाइक वो बोथ। आइडेंटिफाई करने के बाद भी तो मैंने ओवर थिंक करा, इसको हाँ गलत हाँ कर सही दिया। बात है, सही बात है। दैट विल ऑलवेज हैपन इन द एग्जाम यार, एग्जाम इज दैट काइंड ऑफ अ प्रोसेस। वो तो नहीं, सही है इसके बात। लिए मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ बोनवीटा का ऐड और ये कैल्शियम सैंडोज का ऐड, क्योंकि वो ऐड में बोलता था ना कि हड्डी मजबूत होगा तो ये होगा वो होगा, तो वही चल रहा था एनी विच वे। मतलब कोई नहीं, गलत हो गया मेरा, बट ठीक है, आई विल कीप दिस इन माइंड इन द नियर फ्यूचर। यस यस। 43। अब यहाँ पे देखो फेथ में मतलब आपको लीप ऑफ फेथ किसके लिए लेना है, इस ये क्वेश्चन आपको सिखाएगा। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। बिल्कुल, ये तो मतलब अगर आपने कहीं पे कार्बन फाइबर पढ़ा भी होगा तो ये चीज तो आपको पता होगा। तो ऑटोमोबाइल्स और एयरक्राफ्ट्स में पढ़ ही लेते हैं हम लोग कहीं ना किसी सोर्स से। कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। क्यों भाई, क्यों नहीं रिसाइकल कर सकते? बिल्कुल तो ये शायद आपने पढ़ा नहीं होगा कि कैन नॉट बी रिसाइकल या कैन बी रिसाइकल एक्सप्लिसिटली कहीं पे लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। बट यहाँ पे आप क्वेश्चन करो ना, क्यों नहीं रिसाइकल कर सकते यार बिल्कुल कार्बन बिल्कुल फाइबर? बिल्कुल, सिंपल एप्टीट्यूड बेस्ड चीज है सिंपल ये, इसमें एप्टीट्यूड कुछ भी बेस्ड नहीं है। क्वेश्चन है, बिल्कुल हाँ, ए ओनली यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। हमेशा मैंने बोला है कि एक साल यूपीएससी ने क्या किया था, कार्बन नैनो ट्यूब्स पे क्वेश्चन दिया था,
ठीक है, और उसमें एक स्टेटमेंट जबरदस्ती उन लोगों ने गलत किया कि ये बॉडी में डिग्रेड विग्रेड हो जाता है, पता नहीं ऐसा कुछ स्टेटमेंट था, जबरदस्ती गलत किया। मैंने वो स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़ाते हुए भी बोला था कि आपको नहीं करना ओवर थिंकिंग इन चीजों पे, यू गो हैड यू मार्क। अभी सुमीन के साथ हम ये आज 13th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उन 13th क्वेश्चन में ये 4th क्वेश्चन है जिसमें मैं चीज आपको बोल रहा हूँ कि आपको नहीं क्वेश्चन करना है अपने सेट नोशन सेट ट्रेंड्स को। सीधा बोल रहा है ना वो, कार्बन फाइबर्स आर यूज इन दिस चीज। अरे कहीं होती होगी भाई। अब वो बोल रहा है कार्बन फाइबर्स वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, फिर फायदा क्या है कार्बन फाइबर का अगर वो कहीं भी दुनिया में रिसाइकिल हो ही नहीं रही है। देखो एक चीज होती है कि आपने ना ऐसा बोल दिया कि इट कैन बी रिसाइकल्ड बैक टू 100% एफिशिएंसी, वहां पे डाउट आता है। नहीं तो दुनिया में लगभग सब कुछ ही रिसाइकिल हो रहा है ना भाई, चाहे भले वो कम एफिशिएंसी से हो रहा हो। मतलब सब कुछ ही हो रहा है, वेस्ट रिसाइकिल हो रहा है, गंदे से गंदा वेस्ट रिसाइकिल हो रहा है। तो रिसाइकिल हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी या उसकी क्वालिटी कम हो सकती है। सेइंग कि रिसाइकिल ही नहीं हो सकता, नहीं, बिग नो, कट इट डाउन। और ये क्या है कि थोड़ा फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, कार्बन फाइबर्स पहले भी पीवाईक्यूज में फीचर हुआ है। इट्स एक्सपेक्टेड कि आप एटलीस्ट इसका एक बेसिक रीडिंग कहीं ना कहीं सोर्स से आप डालो। तो जो भी बिल्कुल। फ्यूचर टेक्नोलॉजी होता है उसमें जो फ्यूचर, अभी फ्यूचर में क्या रिसाइकलिंग होना चाहिए, वो ग्रीन एनर्जी प्रमोट करना चाहिए, ये सब कुछ कुछ फीचर्स होता है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का। तो थोड़ा सा अगर पीआईक्यूज आपने करा होता तो ये क्वेश्चन तो आपसे बन जाना चाहिए था, ठीक है। और मुझे लगता है कि 90% ने बनाया भी है इसको, ठीक है। ये आपका कट ऑफ डिटरमाइन करता है, बार बार बोल रहा हूँ, इजी क्वेश्चन से ही कट ऑफ डिटरमाइन होता है, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस। करेक्ट। इसी से आपका कट ऑफ डिटरमाइन होता है, नॉट द टफ वंस कि वो एरियल मेटाजीनोमिक्स मैंने डिराइव कर दिया या माइक्रोसैटेलाइट डीएनए, उससे आपको बस एडवांटेज मिलता है। जो गलती आप सिली मिस्टेक्स करोगे ना सिली मिस्टेक्स को कवर तब अप कर कर, लेता है वो। बिल्कुल सही वो बात है। क्वेश्चन आपका सिली मिस्टेक कवर करेगा और कुछ नहीं। सही बात है। अब ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये इनसाइट्स के अकॉर्डिंग तो करेक्ट है, किसी और कीज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा गलत है। सो लेट्स सी नहीं नहीं, यूपीएससी इसका क्या आंसर कुछ नहीं देता है। है, सोचना ही नहीं है। हाँ मैंने तो सोचना इसमें ऑल है ही थ्री ही नहीं, मारा था। ऑल थ्री मारना ही है, चाहे गलत होए नहीं होए। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिस यू शैल बी योर ओनली गोल। डिटेक्शन ऑफ कार की क्या बोल रहा है कि एक्सेलेरोमीटर का फंक्शन कहाँ रिक्वायर्ड होता है। बिल्कुल नहीं सोचना है। हो सकता है यूपीएससी, मैं कह रहा हूँ यूपीएससी जीरो बोल रहा है, कहीं नहीं यूज होता, दुनिया में कोई चीज नहीं है, आपको नहीं सोचना है। आप ऐसे क्वेश्चन को एक ही तरीके से अटेम्प्ट करोगे जो मैंने सिखाया है। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन राइट नाउ इन द डिस्कशन ऑफ 14 क्वेश्चंस। मैं बोल रहा हूँ आपको पेपर में देयर इज अ ह्यूज चंक ऑफ सच क्वेश्चंस एंड इफ यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम यू आर डूम्ड ऑन द डी डे। नहीं पलटनी अपनी स्ट्रैटेजी, दिस विल गिव यू ह्यूज 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 बेनिफिट इन स्कोर। तो यूपीएससी कुछ भी क्वेश्चन इसका आंसर दे, हो सकता है कि यूपीएससी यहाँ पे ओनली टू दे या जो भी दे। मैंने यहाँ पे ऑल थ्री मारा था, और मतलब मैं फिर से सर जो बोला मैं इटरेट कर रहा हूँ, ऐसा सवाल आपको ऑल थ्री ही मारना है इन मोस्ट यस ऑफ द, यस यस। क्योंकि आपको नेट एग्जैक्टली। पॉजिटिव में चाहिए ना। अब बताओ मेरे को कौन लड़का है जो पढ़ के आया होगा ये सब चीज, कौन होगा बिल्कुल जो पढ़ के आया होगा ये सब, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 45। ये मेरा गलत हुआ है, पर मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा गलत कैसे हुआ और कैसे ओवर हम्म। थिंकिंग नहीं करना है रियल एग्जाम में। बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, ओके। बायोफिल्टर्स ऑब्वियसली पीवाईक्यूज में एक बार ही आ चुका है, और अगर आप मेंस पढ़ोगे तो आप इसमें बायोफिल्टर्स वगैरह वो नैनोटेक बायोटेक में यू विल कम अक्रॉस बायोफिल्टर्स, ओके। कभी ना कभी इन द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन विल कम अक्रॉस दिस टर्म, इतना अनफेमिलियर राइट। टर्म नहीं है। प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, बायोफिल्टर्स का काम, फिल्टर ही सोचो ना, छोड़ो ये बायो को हटाओ, फिल्टर का ही सोचो। अब बायोफिल्टर इज अ टाइप ऑफ फिल्टर है ना, तो वो वेस्ट बिल्कुल। ट्रीटमेंट कर ही सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर आपको नहीं पता बायोफिल्टर्स क्या होता है, फिर भी आप ऐसा फिल्टर सोचो ना, बायो छोड़ दो हटाओ, ये कर सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। जैसे मैंने बोला फ्यूचर टेक्नोलॉजी पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा, कुछ भी पॉजिटिव दिखे चांसेस है कि हाँ कर ही सकता है, ओके, इसको भी करेक्ट माना मैंने। मुझे नहीं पता है एक्चुअली में कर पाता होगा नहीं कर पाता होगा, लेकिन अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्जन होता है, ये आपने एनवायरमेंट में पढ़ा है। मे बी हम्म। बायोफिल्टर्स इसको कर पाता होगा, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, कुछ फायदा जरूर देता होगा, दैट इज वाई यूजिंग बायोफिल्टर्स इन एक्वाकल्चर, है ना। राइट। बायोफिल्टर्स इंक्रीज फास्फोरस एज अ न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। मुझे यहाँ पे डाउट हुआ था, देखो मैंने क्वेश्चन मार्क भी करा था। करेक्ट करेक्ट इंक्रीज, करेक्ट। फास्फोरस क्या होता है ना, फास्फोरस सॉइल में तो ठीक है, इट इज नॉट अ पोल्यूटेंट एसिड, इट्स अ न्यूट्रिएंट, लेकिन फास्फोरस इन एनी हाँ। अदर मीडियम इट्स अ पोल्यूटेंट। ऑसम ऑसम ऑसम। मुझे गुड, डाउट हुआ था, एग्जैक्टली। मुझे डाउट हुआ था, मैंने क्वेश्चन मार्क करा था, लेकिन अब देखो मैं कितना गधा वाला काम किया।
मैंने ऑल थ्री मारा, ये सोच के कि हाँ हो सकता है कि एक्वाकल्चर सिस्टम में ना, मतलब हो सकता है कि सॉइल में जैसे वो एज अ न्यूट्रिएंट काम करता हो। यूपीएससी मुझे फंसाने के लिए यहाँ पे ये दे दिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा, मैं बहुत सियाना हूँ। ऐसा नहीं करना है, जो हाँ आप पढ़ के आए हो स्टिक टू दैट। हाँ, देखो अभी यहाँ पे क्या है ना कि देखो, समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन का जो कोर है उसके साथ कोई चीज आ रही है, उसके अगेंस्ट जा रही है। जैसे मान लो कार्बन फाइबर की बात हो रही थी, कार्बन फाइबर वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि यार जो सेकंड स्टेटमेंट है वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, कि वो रिसाइकलिंग नहीं हो सकती उस चीज की, है ना, इट इज गोइंग कंप्लीटली अगेंस्ट दैट। 44th क्वेश्चन में हमने देखा कि तीनों स्टेटमेंट्स फायदे के हैं, साथ में जा रहे हैं, तो इसलिए हमने बोला कि तीनों मार दो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बायोफिल्टर के क्वेश्चन में, देखो फिल्टर का काम क्या है, वाटर छोड़ के या फिर जो बढ़िया चीजें हैं वो छोड़ के बाकी सब हटा देना, दैट इज फिल्टर। पहले में वही बोल रहा है, वेस्ट हटाएगा, दूसरे में बोल रहा है अमोनिया को किस में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रेट में, है ना। तो अल्टीमेटली समथिंग दैट शुड बेनिफिट द सिस्टम। अमोनिया से आपने पढ़ा है क्या हो जाता है ओशियन में, बताना मेरे को कमेंट्स में। एंड लास्टली, बायोफिल्टर इंक्रीजेस फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। नाउ द पॉइंट इज दैट एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है यार कि यार ठीक है बायोफिल्टर से जैसे नाइट्रेट बढ़ा है, क्या पता फॉस्फोरस बढ़ जाए और फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट होता हो। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को एग्जामिनेशन में बैठा होगे, मैं इसमें ऑल थ्री ही मार के आऊंगा। अब पॉइंट इज कि आपको क्या करना है। देखो अगर आपको लग रहा है कि आपको पता है एग्जैक्टली कि नहीं यार बायो जो फॉस्फोरस है वो एक पॉल्यूटेंट है और बायोफिल्टर फॉस्फोरस को कम करेगा, अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो आप जाओगे ऐसे क्वेश्चन में। अगर आपको नहीं पता है तो आप गेस वर्क नहीं करोगे यहाँ पे, फिर आप अपनी उसी एप्टीट्यूड के बेसिस पे जाओगे कि नहीं यार ऐसा हो सकता है कि करता हो, इवन इफ यू गेट इट इनकरेक्ट। मैं बोल रहा था ना आपको कि नेट कितना पॉजिटिव है, दिस इज द सिक्स्थ और सेवेंथ क्वेश्चन इन द टुडेज डिस्कशन, एक गलत हुआ है आपके सामने है। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट सुमिन। बिल्कुल सर, ये ऐसा मेरा गलत भी हुआ, इससे मेरा नेट स्कोर पे ज्यादा कुछ इफेक्ट तो पड़ा नहीं। पड़ेगा नहीं, बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन जो है मैं इस पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हाँ प्लीज। हूँ। सेफिड्स, आई डिड नॉट नो व्हाट सेफिड्स आर। नेबुला, नेबुले उसका प्लूरल है। ये मैंने तो एनसीईआरटी का जो पहला आपका जियोग्राफी का चैप्टर है वहीं पे नेबुला के बारे में दिया हुआ है, या फिर कोई भी आप स्पेस का कुछ भी मटेरियल पढ़ोगे नेबुला के बारे में तो आपको पता होगा, जिसका डेफिनेशन इसके साथ मैच करता है, जायंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। ओके, सो ये टू गलत है, इतना तक तो आप एनसीईआरटी से अराइव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पॉसिबल है। ना व्हेन इट कम्स हम्म टू पल्सर्स एंड सेफिट्स, सेफिट्स मुझे आज भी नहीं पता सेफिट्स क्या होता है। मतलब आई थिंक यही मैच होगा, मतलब कभी कभार यूपीएससी क्रिस क्रॉस खेलती है, बट आई रियली डोंट नो सेफिट्स का मतलब क्या है, शायद नहीं भी हम्म होता होगा। बट पल्सर, मैं बताना चाहता हूँ एक चीज, मैं जब छोटा था ना, जब मैं क्लास 5 6 में पढ़ता था, तब मतलब मेरा तो ड्राइविंग एज था भी नहीं, मुझे पल्सर गाड़ी से बहुत लगाव था। आई वॉन्टेड टू बाई दिस बड़ा राइट। होके, मैं चाहता था इसको बाई करना। और तब क्या था ना, अपने पास इंटरनेट तो था लेकिन एक्सेस नहीं था, मतलब तब क्या है कि मोबाइल इंटरनेट वगैरह उतना पॉपुलर था नहीं। तो मैं डिक्शनरी में बचपन में पल्सर का मीनिंग एक बार ढूंढने चला गया था। आई स्टिल रिमेम्बर, तब मैं क्लास 5 6 में पढ़ता था, मुझे पता था एग्जैक्टली पल्सर का मतलब क्या होता है। और वो बाइक का फैसिनेशन से ही आया था, ऐसा नहीं कि मुझे यूनिवर्स से इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा स्पेस में इंटरेस्ट भी है। वो बाइक के लिए ही प्राइमरीली मैंने पढ़ा था पल्सर का डेफिनेशन होता क्या है, क्योंकि नया वर्ड दिखा मेरे को कि पल्सर, राइट। पल्सर का मतलब क्या होता है। तो मैंने वो बचपन का चीज ही मतलब यहाँ पे काम आया। वो न्यूट्रॉन स्टार होता है, वो मैंने पढ़ा था। और फिर बाद में जब मैं बड़ा हुआ तब तो मैं थोड़ा और इसके बारे में मतलब पता चला मेरे को। तो थ्री तो सही है मुझे पता था, और यहाँ पे टू गलत है ये मुझे पता था। अगर टू गलत है तो आई इन्होंने मस्ट यही किया तो है, इसका। कुछ नहीं, दे ऑलवेज डू दिस, इनके पैटर्न है, ये चेंज नहीं करते हैं। अभी बहुत लोगों के मेरे को मैसेज आते हैं सर इस बार चेंज कर दिया तो, मैं ये इस बार कर दिया तो, इस बार कर दिया तो, बहुत सालों से सुन रहा हूँ, कुछ नहीं होता है। भाई क्वेश्चन तो बनाएगा ना एग्जामिनर बैठ के, उसमें कुछ तो गलतियां करनी पड़ेंगी ना, 100 के 100 क्वेश्चन तो, 400 के 400 स्टेटमेंट तो सही नहीं बना सकता ना। तो बिल्कुल नहीं। गलतियां तो और माइंडसेट से ही करेगा ना, वही माइंडसेट हम सीख रहे हैं यहाँ पे, वही है एज इट इज है, फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज किया है, फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज किया तो आंसर वो थर्ड वाला स्टेटमेंट ठीक हो गई, क्योंकि उसको इंटरचेंज कहाँ से करेगा। इसमें मुझे इंसिडेंटली पल्सर का मतलब पता था, मैंने पता आपको था, बैक बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल बताया कैसे बिल्कुल पता था। बिल्कुल। तो पेपर वही है कि आपका जो कंबाइंड एक्सपीरियंस है ना, पेपर में यस कंबाइंड यस, एक्सपीरियंस भी काम आ काम जाता आता है। है, काम आता है, काम आता है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक बार क्वेश्चन था जुडिशियल कस्टडी को लेके, अब मुझे वो किसी वेब सीरीज से पता था कि उसका क्या डिफरेंस होता है पुलिस कस्टडी और जुडिशियल हाँ, कस्टडी, वो क्रिमिनल क्रिमिनल जस्टिस में वो क्रिमिनल काफी जस्टिस अच्छा। से, है ना। हाँ, तो बस उतना ही पॉइंट है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन सही हो रहा है करो अपना। और यहाँ पे आप एटलीस्ट 50 50 में तो अराइव बिल्कुल कर सकते थे ना, क्योंकि एनसीईआरटी में नेबुलास के बारे में दिया हुआ है।
एटलीस्ट इन बिल्कुल। दोनों में अगर कंफ्यूज हो रहे हो ठीक है, और 50-50 भी नहीं होता, मतलब आप नन में हो सकते थे कंफ्यूज कि हाँ शायद तीनों ही गलत है। वन और हम्म। नन में अगर आप फंसते तो इट्स ओके। जिन लोगों ने वन या नन में फंसा, आई कैन अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका तो आप पता आपको चल ही जा रहा है, और अगर इसका डेफिनेशन ये है तो ऑब्वियसली वन गलत राइट है ना। राइट राइट राइट, तो सही है। 50-50 तक तो यू कुड हैव मतलब अराइव इवन बिल्कुल विदाउट नोइंग एनीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, नाइस। ठीक है, लेट्स मूव टू द 47। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 47 में मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज मुझे इतना पता था कि इसराइल के पास ना अपना नेविगेशन, रीजनल नेविगेशन सिस्टम उन्होंने लॉन्च करा था आई थिंक लास्ट ईयर अगस्त में कभी, और जापान के पास भी हम्म। अपना है। सो आई वाज कंफ्यूज बिटवीन दीज टू ऑप्शंस कि मैं टिक कौन सा करूं। सो राइट। सर इसका आंसर आई थिंक यूपीएससी क्या देगा जापान। अभी? जापान ही देगा यार, क्योंकि जापान ही जापान के देगा। पास तो एस्टेब्लिश्ड है ना। अभी वो बात सही है कि इजराइल लाइक वाज वर्किंग ऑन दिस, आई डोंट नो इफ लाइक वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस ही है। बट जापान के पास तो अपना है ही, तो जापान ही हाँ हो वो जाएगा इसका पहले, आंसर। हाँ पहले से ही है, लेकिन इसराइल मतलब आई समवेयर मतलब कहीं ना कहीं मैंने हाँ पढ़ा हाँ, था न्यूज में लास्ट था ईयर भी। वैसा कुछ, हाँ बिल्कुल। कि इसराइल भी अपना बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए दे आर आल्सो वर्किंग ऑन अ रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट। तो वो मेरे राइट। दिमाग में घूम रहा था, दैट इज व्हाई आई मार्क्ड इसराइल, लेकिन मैंने अल्टीमेटली मुझे पता था कि जापान के पास भी अपना है। तो आई वाज कंफ्यूज बिटवीन दीज टू ऑप्शंस, सो अल्टीमेटली आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन। राइट राइट, ठीक हालांकि है, करना गॉट चाहिए था, इट। आई शुड हैव लाइक स्टूड माय जो भी मेरा स्टैंड था, एनी विच वे मैंने इसको लीव कर दिया। अगेन बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में पूछा गया। हालांकि बहुत बेसिक चीज पूछा गया है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट कुछ पूछा है। ये आप कोई भी मंथली मैगजीन हो या फिर PT65, यहाँ पे जो सिक्योरिटी और ये सब जो एरियाज है, या साइंस एंड टेक, उसमें इसके बारे में काफी चर्चा होता है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का जो डिफरेंस है अब अक्रॉस आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएंगे। तो इट वाज एक्चुअली वेरी इजी क्वेश्चन, एक्चुअली उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर हम्म। जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of the flight। अब करेक्ट। 2017 वगैरह में ना, मतलब 2017 2016 में एक एरा था जब ओनली देखते ही आदमी उसको गलत कर देता था। हालांकि वो राइट। एरा तो अभी रहा नहीं, वो एरा खत्म हो चुका है। यहाँ पे क्या है कि ये आपका थोड़ा नॉलेज बेस मांगता है। ये अगर आप छोड़ भी रहे हो ऐसा हम्म। सवाल, अगर नहीं पता है आपको, इट्स बेटर टू लीव सच क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे अल्टीमेटली बेसिक चीज ही पूछा है आपसे, बहुत हाई फाई कुछ नहीं पूछा है, बहुत बेसिक नॉलेज का ही चीज पूछा है। बट अगर आपने इसको पीटी में या फिर कोई मंथली मैगजीन से या फिर न्यूज़पेपर से कहीं पे भी कवर नहीं करा, इट वाज डिफिकल्ट टू अराइव एट द कंक्लूजन। राइट ठीक है। राइट। अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज। अब देखो इंडिया का जब भी आप सिक्योरिटी पढ़ते हो या फिर जब भी आप साइंस एंड टेक पढ़ते हो, इस साल भी अग्नि 5 इज इन न्यूज। वेरी मच, इसको क्योंकि वो वेरी टेक्नोलॉजी मच, इसमें ऐड हुई हाँ थी ना। हाँ एग्जैक्टली, तो वेरी मच इन न्यूज है। पहले भी थी, हर साल रहता है अग्नि 1 2 3 4 5, यस 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 हेलिना यस। मिसाइल्स और ये सब। थोड़ा भी अगर आप डिफेंस टेक में इंटरेस्ट रखते हो, रखना चाहिए आपको, बिकॉज यूपीएससी कभी कभार पूछ लेती है, और मेंस में भी आपको काफी मतलब इसमें हेल्प मिलेगा, कभी कभार डायरेक्टली सवाल आ जाता है। तो अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वाइल ब्राह्मोस, ये एक्चुअली उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे भी। यहाँ पे हम्म। डेफिनेशन भी उल्टा दे दिया, यहाँ पे एग्जांपल्स भी उल्टा दे दिया। ठीक है, ये इसका उल्टा होगा। ब्राह्मोस इज एक्चुअली क्रूज मिसाइल। अगर आपने बेसिक्स भी पढ़ा होगा ना ब्राह्मोस का, तो इसको आप क्रूज मिसाइल के तौर पे ही पढ़े होगे। तो यस यस, कर एक्चुअली ले जाओगे। एक इजी क्वेश्चन था, नॉलेज बेस्ड तो चाहिए था, बट इजी था, उतना डेप्थ में नहीं पूछा। इसमें से बहुत टफ सवाल बन सकता है। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, अपना तो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, पर उन्होंने बेसिक चीजों के बारे में ही पूछा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो जो पढ़ के गया उसका तो करेक्ट होगा ही। अगर आप एकदम कुछ नहीं पता, तब आप इसको स्किप करने का सोच सकते हो, बट अदरवाइज आई वुड अर्ज कि इतना बेसिक्स तो पता होना ही चाहिए, और इसमें नीदर 1 and 2 इज द आंसर। इट वाज एक्चुअली एन इजी क्वेश्चन। ठीक है। गॉट इट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मर्करी पोल्यूशन। अगेन उसी टाइप का सवाल पूछा। मैंने यहाँ पे ऑल थ्री नहीं मारा, मैंने यहाँ पे ओनली टू मारा है। अब देखते हैं इसका यूपीएससी क्या आंसर देता है, बिकॉज हर जगह इसमें मतलब कोई करेक्ट बोल रहा है, कोई इनकरेक्ट बोल रहा है, आई रियली डोंट नो। देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोलता है। गोल्ड आपने, माइनिंग एक्टिविटी। हाँ हाँ, बोलिए एक बार बताइए। मैंने यहाँ पे सर ओनली टू मारा है, पर यहाँ पे बहुत जगह पे ऑल थ्री, कोई बोल रहा है ओनली टू, चल रहा है, मतलब वो विवाद चलता ही है कुछ कुछ सवालों में। तो दिस इज वन ऑफ मैं दोस क्वेश्चन। मुझे मुझे जो लगता है कि इसका, मुझे शायद ऐसा लगता है कि इसका ऑल थ्री करेक्ट होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए पहले दो स्टेटमेंट्स हैं, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज है सोर्स ऑफ मरकरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। अभी जो मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि दुनिया में इतनी गोल्ड माइनिंग हो रही है, उसमें से कहीं भी अगर थोड़ा सा भी मरकरी पॉल्यूशन हो गया, करेक्ट होना ही होना है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कोज मरकरी पॉल्यूशन, ये तो है ही है।
अगेन वैसी बात है कि दुनिया में कहीं भी कोई कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, वहां से अगर थोड़ा मर्करी पॉल्यूशन का हाईली डिनाइड। जो ये लास्ट स्टेटमेंट है, हाँ, लॉट ऑफ पीपल बात गॉट यहीं पे आके कंफ्यूज्ड फंस इन रही दैट। है। देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी। एक्चुअली क्या पॉइंट है कि वी ऑल नो कि मर्करी का एक्सपोजर इज हाईली पॉइजनस एंड हाईली लाइक इम्पैक्ट क्रिएटिंग। दिक्कत क्या है ना कि अभी तक भी साइंटिस्ट किसी ऐसे ऑब्जेक्टिव डेटा पे नहीं आए हैं, जितना मेरी समझ है, जो ये बता सके कि यार इतना एक्सपोजर ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर वो बहुत 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 कम माइनस स्केल लेवल में है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको एकदम बहुत डेंजर कर देगी, बहुत खत्म कर देगी। CO2 है, उसका कोई ना कोई सेफ लेवल है। एक लेवल के बियॉन्ड आपको CO2 चैम्बर में रखेंगे, आप मर जाओगे। बट एक लिमिट तक उसका सेफ लेवल है। आपके दिख रहा है ना, एनवायरनमेंट में भी CO2 है, तो एक लिमिट तक सेफ लेवल है। दैट लेवल ऑफ सेफ्टी इज नॉट नोन फॉर मर्करी एट। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज पॉसिबली करेक्ट, बट बाकी अभी थोड़ा यूपीएससी का देखना पड़ेगा, वो उनका क्या बोलता है असेसमेंट। बट इररेस्पेक्टिव ऑफ यूपीएससी आंसर की, जैसे सर ने बोला ऐसा, ये हम लोग एट, दिस इज द एट्थ क्वेश्चन जो सेम एट टाइप का हम क्वेश्चन। लोग डील कर रहे हैं। इसमें ऑल थ्री आप मारो, नेट पॉजिटिव ही आपको मिलेगा, क्योंकि वैसे भी इसमें अगर आप मतलब जैसे मैंने टू ओनली मारा, मान लो मेरा ये, मतलब आप मान ही लो कि यूपीएससी ने इसको ओनली टू मारा, तो इससे मैं बहुत होशियार तो नहीं साबित हो जा रहा हूँ। ये सब मतलब हो सकता है ऑन द डे ऑफ द एग्जाम उस दिन मैंने मतलब टू हाँ, मारा ना, थोड़ा हो सकता लक लक है तो फिर साथ से, देता ही है हाँ ना फिर यार। से एग्जाम दूं, मैं फिर से ऑल थ्री मार दूं। बिल्कुल बिल्कुल, लक तो साथ देता ही है, वो तो है ही है बात। बट आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, दीज क्वेश्चंस यस यस शुड यस बी यस, अटेम्प्टेड, एब्सोल्युटली क्योंकि एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये आपसे ना बहुत ज्यादा नॉलेज तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे ये करेक्ट। दो स्टेटमेंट में क्या ही आपसे नॉलेज एक्सपेक्ट कर रहा है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है और सही वेरी होना ही जनरल, है। हाँ बात हाँ, कोई नॉलेज नहीं एक्सपेक्ट कर, वो नहीं बोल रहे कि आप गोल्ड माइनिंग पढ़ के आओ यार। बिल्कुल बिल्कुल, बात यहाँ पे अगर अटक रही है, और यहाँ पे अटक भी नहीं रही, यहाँ पे आपको टेक अ कॉल कि इसको मैं सही मानूं या हाँ गलत। हाँ हाँ, एंड कुछ भी मानो, मानो और मारो आंसर। मानो, हाँ, ना मानो, जो भी है मतलब अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि अटेम्प्ट जो करके आओ। मानोगे, हाँ, पॉसिबिलिटी रहेगा आपका सही या गलत होने का, बिल्कुल। छोड़ना नहीं है। करेक्ट करेक्ट। ये देखो, ये दिस इज द नाइन्थ क्वेश्चन, और मैंने देखो फिर से यहाँ पे मतलब जो ज्यादा ओवर स्मार्ट मैंने बना, मैं यहाँ पे भी बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करा, और यहाँ पे भी मैंने दो नंबर खो दिए। यस। देखो कैसे हो रहा है। इट कैन डोंट डू इज दिस ग्रीन गाइस। हाइड्रोजन। आपके सामने एग्जाम्पल है ऑफ अ पर्सन हु स्कोर्ड दिस अमेजिंग स्कोर, स्टिल देयर वर क्वेश्चंस दैट ही could have easily gotten a score। तो आप समझ सकते हो ना, इनका नेट स्कोर 120 है अगर ये क्वेश्चन से करके आ रहे हैं तो हाँ, डोंट अगर मैं डोंट डू उसको दिस। पूरी तरह से फॉलो करता ना, अगर मतलब हाँ, क्या होता है, एग्जाम हॉल में हिम्मत रखना पड़ता है, अगर हिम्मत उतना रखनी हिम्मत, पड़ती है, बिल्कुल। हाँ उतना हिम्मत। लास्ट ईयर का जो पेपर था एक्चुअली हिम्मत तोड़ने वाला पेपर था। यू स्टार्टेड, बिल्कुल मतलब मेरा क्या हुआ था ना, एक घंटा बाद मैं हर कुछ डाउट करना शुरू कर दिया था। दोज हु होता है यार, अपियर्ड फॉर होता द है। एग्जाम, हाँ, दोज हु अपियर्ड फॉर द एग्जाम वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये एब्सोल्युटली। घर पे बैठ के बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में ना यू स्टार्टेड डाउटिंग एवरी, क्योंकि क्वालिटी नहीं हाँ, बन रहा था भाई, क्वालिटी नहीं बन रहा था। इकोनॉमी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार करेक्ट पूछा क्या है, करेक्ट। हिस्ट्री मेरा बस वो ऑप्शनल है, डरना उसमें नहीं नहीं है, समझ आ रहा है कि करें क्या। डरना नहीं है बस उस चीज से, दैट इज ऑल। बाकी हो हाँ, जाएंगी चीजें। उसी का थोड़ा इम्पैक्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन अगेन बहुत ज्यादा चर्चा में था, ऑलमोस्ट एवरी न्यूज आर्टिकल हो, आप पेपर पढ़ रहे हो या पीटी पढ़ रहे हो, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और पूछा क्या है, एप्लीकेशन, रूल क्या है, एप्लीकेशन में जो भी पूछे आप 3 मार्क के आओ या ऑल ऑफ द अबव मार्क के आओ। मैंने क्या सोचा कि हाँ, स्टेटमेंट 2 और 3 में कोई दिक्कत नहीं है, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस, बिल्कुल ये तो बोला भी गया है, बजट स्टेटमेंट में भी बोला गया था। इट कैन बी यूज्ड हाइड्रोजन फ्यूल टू रन व्हीकल्स, ये तो इसका प्राइमरी काम ही है, हम लोगों ने अलग से तो इसके लिए मतलब प्रोविजन भी बनाया है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन आप अगर पढ़ोगे उसमें तो ये दोनों प्रोविजन आपको दिख जाएगा। दिक्कत हो गया मेरा यहाँ पे, मैंने सोचा कि इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, क्या इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली वर्ड पे मैंने ज्यादा फोकस करा, नहीं करना चाहिए था। इट एक्चुअली कैन बी डायरेक्टली यूज एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, तो इसमें ऑल थ्री ही करेक्ट होता। अब देखो अगर आप बिना सोचे भी ऑल थ्री मारते तो देखो आपका नेट पॉजिटिव हो रहा है या नहीं, अक्रॉस 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन एब्सोल्युटली। में आपका सिर्फ एक गलत हो रहा है ना अभी तक, और आपको 8 सही मिल रहा है, तो जस्ट एग्जैक्टली। इमेजिन आपको, मतलब आपको 15 ऑलमोस्ट, मतलब आपको 14 to 15 मार्क्स फ्री का मिल रहा है। हाँ, नहीं डाउट करना है उसको यार, ये बहुत ही बड़ा एम्फेसिस है और बहुत ही बड़ी लर्निंग है लोगों के लिए। तो एनीवे देखो, ये ऑल थ्री मारना था, पर मैंने यहाँ पे ये डायरेक्टली शब्द से थोड़ा सा मुझे इनकार था, तो मैं ओनली टू और ऑल थ्री में फंसा, और मैंने लास्ट में ओनली टू मार दिया। ठीक है, होता है, कोई बात नहीं।
मैंने इसको सोचा था कि मैं छोड़ दूंगा, बट मैं छोड़ा नहीं था, मुझे याद है मैं ओनली हम्म। 2 मार के आया था। हाँ 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 हाँ। छोड़ा नहीं था इसको। सी ये भी तो ऑनेस्टी आपकी कि आप बता रहे हो कि मैं ओनली 2 मार के आया था, नहीं तो भी हाँ पलट हाँ। के इंसान बोल दे कि नहीं नहीं ओनली 3 मारा था। नहीं 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 सर, ये मुझे याद है मेरे को, क्योंकि ब्लंडर सबको याद बिल्कुल रहता है ना, तो ये मेरा एक याद रहता ब्लंडर है। था, मुझे याद था ये, क्योंकि मैं हाँ इसको हाँ लीव बिल्कुल। करने का सोचा था, पर मैंने लीव नहीं किया। अल्टीमेटली जब मैं पेपर सबमिट कर रहा था, 1-2 मिनट बचा था, मैंने ओनली 2 मार दिया। मुझे राइट। याद है, स्पेसिफिकली याद है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धन्य which flourished as a prominent Buddhist center under महासंघिका located? अब मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे शायद थोड़ा सा मेरा बायस दिखे, क्योंकि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल वाला हूँ। बट अगर मैं नहीं भी होता, मैं बता रहा हूँ, हाउ कुड यू लाइक अराइव एट लीस्ट 2 ऑप्शंस। आप नाम पढ़ो, धन्य कटका। नाम से थोड़ा लग रहा है ना साउथ इंडिया में लोकेटेड हो सकता है, हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फॉर श्योर होगा। बट आपको अगर थोड़ा सा ही पता है, गंधारा इज एक्चुअली इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के तरफ, मतलब पाकिस्तान में ये एरिया है। वहां पे धन्य कटक नाम शायद नॉट सो प्रोबेबल। कलिंगा, हम्म। यस, ये उड़ीसा में है, साउथ में है, थोड़ा मे बी पॉसिबल। मगध, अगेन ये तो ईस्टर्न इंडिया में है। धन्य कटक लग रहा है थोड़ा सा सदर्न साउंडिंग नेम है। तो अगर आप दोनों में फंसते, आंध्रा है या कलिंगा है, तो ठीक है, 50-50 तक अगर अराइव करते थ्रू नेम एसोसिएशन। क्योंकि देखो, आपको अगर पता है धन्य कटक का, तब तो कोई बात ही नहीं है। आपको अगर नहीं पता और आपको फिर भी अटेम्प्ट करना है, तो आप ऐसे ही वर्ड एसोसिएट करके कर सकते हो ना। और कुछ हद तक वो सही भी है। एक्चुअली इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। पर मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा तो हिस्ट्री ऑप्शनल है, और मुझे मैं देखो, उस दिन मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया था, आंध्रा होगा या नहीं। देखो, मैं यहाँ पर डिलिबरेट कर रहा था, होगा नहीं होगा, बिकॉज ऐसे जैसे मैंने बोला, पेपर टफ था, स्टार्टेड डाउटिंग एवरीथिंग आई नो। बट एनी विच वे, मतलब सेंस प्रिवेल्ड, और आंध्रा इसका आंसर है। ठीक है। बट यू कैन अराइव एट सच, मतलब मेरा बायस अगेन, मतलब बायस छोड़ के भी मैं बता रहा हूँ कि 2 ऑप्शन तक आप वर्ड एसोसिएशन से शायद पहुंच जाते। ठीक है। बट अगेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सवाल था ये। स्पेसिफिक से पूछ लिया। इसके लिए ना मैं जरूर आपको एक सोर्स रेकमेंड करना चाहता हूँ, बहुत ही मतलब चर्चित सोर्स है, बट बहुत इग्नोर्ड सोर्स है। वो है थीम्स, हम्म। एनसीईआरटी का क्लास 11 एंड 12। यहाँ से बहुत सारा सवाल आपका बन जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो याद है आर्कियोलॉजिस्ट वाला सवाल जो था, जिसमें बहुत सारा नाम दे दिया गया था, उसमें वाल्टर एलियट लेकिन आपको थीम्स में ही मिलता। वाल्टर एलियट राइट। वाला नाम जो था ना, वो थीम्स एनसीईआरटी में ही आपको मिलता, और कहीं नहीं मिलता। सो आप थीम्स थोड़ा सा पढ़ो, वहां पे कुछ कुछ सवाल आपका शायद बन सकता है। किसी और सोच के पीछे भागने से बेटर है कि आप थीम्स पहले कंप्लीट कर लो। राइट। With reference to ancient India, consider the following statements. Again, मेरा ऑप्शनल है, शायद थोड़ा बायस हो, बट फिर भी मैं आपको नो नो डायरेक्टली नो नो सोर्स दिस बता वन दे इज रहा हूँ। इजी, नहीं नहीं यार ये हाँ ऑप्शनल का नहीं है, ये तो मेरे को हाँ, भी पता ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ ये दिस इज एन इजी कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन। स्तूपा, हाँ, इस बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ये गलत है। ये अगर गलत आप है। थीम्स पढ़ रहे डायरेक्टली हो तब भी एनसीईआरटी, आपको पता बिल्कुल होगा, बिल्कुल। अगर आप नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हो तब भी आपको पता तभी होगा। पता होगा, करेक्ट। कि स्तूपा का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज प्री बुद्धिस्ट। यस वैदिक यस टाइम्स यस। में भी स्तूपास थे। ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली लिखा है, हर बुक में लिखा है। हर बुक में लिखा है, तो आप एक को तो काट ही सकते हो। स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, बिल्कुल डिफाइन कर रहा है उस चीज एक्चुअली को। यही पॉइंट है जो सेकंड है ना, यहाँ से भी आपको समझ में आना चाहिए कि स्तूपा वाज जनरली जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। तो रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स तो ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन बुद्धिज्म शुरू हुआ वहां से रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स बनने लगे, उससे पहले भी बनते थे ना। बिल्कुल। सो वही पॉइंट है बस। स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कम्युनिटेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अगेन जनरल स्टेटमेंट है, 2 और 3 करेक्ट है, सो ओनली 2 इज द राइट आंसर, बी। अब मैंने आपको सोर्स भी बता दिया। इसको आप नितिन से करो, आप इसको क्लास 11 का एनसीईआरटी से करो, जो फाइन आर्ट्स का एनसीईआरटी है, वहां पे भी ये आपको अच्छे से मिल जाएगा। या आप थीम्स पढ़ो, तीनों में दिया हुआ है। राइट। अब ये डायरेक्टली पीवाईक्यू से है। अगेन मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो ये मुझे पता था बिना पीवाईक्यू के भी, क्योंकि पोम्पुहार या पुहार दिया गया है पीवाईक्यू में। मुचिरी मुचिरी भी दिया गया है। इसमें आपको मतलब इजी सवाल ही पूछा कि ये है क्या, नोन एज कैपिटल सिटी है, पोर्ट्स है, सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग है, श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकरास है। तो ऑब्वियसली ये पोर्ट्स है। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि सारा कैपिटल सिटीज ना इस बार पढ़ लो। एंशियंट महाजनपद का जितना कैपिटल सिटीज है जान लो, जोग्राफिक लोकेशन क्या है, क्योंकि पूछ सकता है। सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग, नॉट पॉसिबल टू कवर, काफी बड़ा लिस्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट आप देख लो ना। कुछ प्रोमिनेंट चीजें आप देख सकते हो कि सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग एंशियंट इंडिया में कहाँ पे था, वो देख राइट। सकते हो आप।
सारा तो नहीं कवर कर सकते बट जितना जेनरिक हो सके। अगर मान लो आपको जगह का नाम दे दिया कुछ कुछ और बोल दिया दीज, ऐसा ऐसे ही कुछ दे दिया, कुछ टाउन्स का नाम दे दिया, फिर से ऐसा सवाल अगर मान लो बन गया, बन रहे हैं फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स दे आर आस्किंग सच क्वेश्चंस। श्राइन्स करेक्ट। ऑफ जैन तीर्थंकरास, ये थोड़ा सा लिमिटेड ही मैं बोलूंगा, बहुत ज्यादा नहीं है, स्प्रेड आउट है इंडिया में चारों तरफ। बिल्कुल तो बिल्कुल आप, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कुछ कुछ जैन फेमस जैन साइट्स आप कर सकते हो, जैसे माउंट आबू आप देख सकते हो, ठीक है, पावापुरी देख सकते हो, फिर शिखर जी टेम्पल कहाँ पे आप देख सकते हो, फिर चंपानेर पावागढ़ वो भी आप देख सकते हो, जो भी जितना मतलब राइट। आपसे बन पाया, ज्यादा नहीं, इसमें 10 से 12 से ज्यादा आप मत मत करो, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेशन से मतलब निकल, मतलब अगर कुछ ना कुछ बन रहा है, अगर बात मान लो तो देख लो ना, बाकी ऑप्शंस भी देख लो, शायद इससे सवाल नेक्स्ट टाइम बन जाए। करेक्ट। Which one of the following explains the practice of Vatta Kirutal as mentioned in Sangam poems? अगेन मैंने यहाँ पे मतलब लीव करा, नहीं करना चाहिए था, ये मेरे से सॉल्व हो जाना चाहिए था, कैसे सॉल्व करना है बता रहा हूँ। मेंशन इन संगम पोएम्स, अगर आप संगम पोएम्स के बारे में थोड़ा भी बेसिक्स कुछ पढ़े हो ना, आपको पता है कि अपम एंड पूरम, ये दो टाइप का पोएम्स है, एक हेरोइक पोएम्स है और एक लव पोएम्स है, ठीक है, एक मतलब लव के रिगार्डिंग पोएम्स लिखा जाता था, एक हीरोइज्म को आगे करके पोएम लिखा जाता था। और नाडुकल यहाँ पे एक, मतलब एक ट्रेडिशन था वहाँ पे, जहाँ पे हीरोज लोगों को मतलब ऐसे स्टोन मेमोइर्स बनाया जाता था फॉर द फॉलन हीरोज। तो ये बेसिक से आप जब भी संगम लिटरेचर पढ़ोगे आपको ये पता चल जाएगा, तो इतना बेसिक से आपका शायद बात बन सकता था। किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स, पॉसिबल, शायद वट्टा किरुटल इसका भी नाम हो सकता है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में तो होता ही था। लर्नेड पर्संस असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर्स, संगम से क्या इसका कुछ ताल्लुकात है, मतलब कुछ अगर मेंशन इन संगम पोएम्स लिखा है स्पेसिफिकली, उसका तो कुछ मतलब होगा कि यूपीएससी इज ट्राइंग टू गिव यू हिंट्स। अगर सिर्फ पूछता ना व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ वट्टा किरुटल, अगर ऐसे आपको पूछ देता तब तो बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे मेंशन इन संगम पोएम्स, कहीं ना कहीं यूपीएससी आपको हिंट देना चाहती है कि आप संगम पोएम्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सोचो। यंग ओके। गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, मे बी पॉसिबल, हो सकता है, वी नेवर नो। अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, अगर संगम पोएम्स आप पढ़े हो, उसमें जैसे मैंने बोला ना अपम एंड पूरम, और एक में हेरोइक पोएम्स का मैंने बात करा, और आप हीरो का स्तूपा भी बनता था, मतलब वही डेड को कॉमेमोरेट करने के लिए, ऐसे मतलब यहाँ पे पत्थर रख के एक सॉर्ट ऑफ मेमोरियल बनाया जाता था। ये बेसिक संगम अगर आप पढ़े हो तो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस। आपको लग नहीं रहा है कि ये डी के साथ लिंक हो सकता है, मतलब मैं पॉसिबिलिटीज के बारे में बोल रहा हूँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन एग्जाम लाइक सिचुएशन, बट अगर इन द नियर फ्यूचर ऐसा कुछ आ जाए तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। इसका आंसर एक्चुअली डी है। मुझे घर आके ये थोड़ा सा खटका था कि ये बन सकता था। ओके ओके। एग्जाम प्रेशर में मतलब उतना ज्यादा रिलेट कर पाना संभव नहीं होता, हर ऑप्शन मतलब दिख रहा था कि हाँ पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं वहां पे सोचता, थोड़ा सा दिमाग लगाता, क्योंकि अगर सिर्फ वट्टा किरुटल देता ना, सिर्फ कि व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन प्रैक्टिस ऑफ वट्टा किरुटल, बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है, तब तब तो मैं तो इतना बात ही नहीं करता इसके बारे में, इम्पॉसिबल था तब। जहां पे ये मेंशन इन संगम पोएम्स दिया, मतलब यूपीएससी आपको हिंट देना चाहती है। आप जनरल फीचर ऑफ संगम पोएम्स को थोड़ा सा अगर दिमाग में मतलब घुमाते, शायद आप पहुंच सकते थे, शायद, हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ पहुंचना चाहिए था। अगर आपको इसको स्किप कर रहे हो, नहीं पता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई इशू नहीं है। बट नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हिस्ट्री से आ जाए, और आप देखना यूपीएससी हमेशा दे देती है, आपको रेन के बारे में बता दी, गुप्ता पीरियड में ये था, वैसे एक बार विष्टि के बारे में पूछा गया था, और विष्टि बिल्कुल। इन गुप्ता पीरियड लिखा हुआ था। बॉन्डेड लेबर तो वगैरह था ना वो कुछ। एग्जैक्टली तो अगर आप गुप्ता पीरियड का बेसिक्स भी पढ़ोगे ना, तो क्या है कि कुछ कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि हाँ ये ना कंप्लीटली एक गोल्डन ईरा नहीं था, क्योंकि उसमें बॉन्डेड लेबर था, वुमेन का पोजीशन डिटोरिएट कर रहा था, वगैरह वगैरह, तो आप कहीं ना कहीं लिंक्स बना सकते हो। अगर ठीक है। यूपीएससी पूछती है कि विष्टि का मतलब क्या है मुझे बताओ, बिना पीरियड मेंशन करे, कोई हिंट नहीं दे रही है, तब थोड़ा मुश्किल था राइज करना। बट अगर नेक्स्ट टाइम, मैं नेक्स्ट टाइम के लिए बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिफिकल्ट, मैं बार बार एग्री करता हूँ, शायद इतना रिलेट करना बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, बट नेक्स्ट टाइम इफ यूपीएससी गिव्स सच अ क्वेश्चन, ट्राई टू मतलब रिमेंबर द बेसिक फीचर ऑफ दैट ईरा, शायद राइट। आपको कुछ हिंट मिल जाए। ठीक है। अगेन दिस क्वेश्चन वाज वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर मी, मतलब मेरा ऑप्शनल है, मैं फिर भी, क्योंकि इसमें टाइमलाइन पूछ लिया, हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज एस्टैब्लिश द किंगडम्स इन अर्ली 8th सेंचुरी एडी। मैं 8th सेंचुरी एडी मतलब 700 के बारे में बात हो रही है, 730 में सोच रहा था कि यार
तब तो अरब इन्वेजन जस्ट मतलब स्टार्ट ही हो रहा था, उस वक्त इतना ज्यादा पेस लिया नहीं था, धीरे धीरे दे स्टार्टेड कमिंग इन। और उससे पहले ये एक्चुअली अर्ली मिडिवल एरा है। अर्ली मिडिवल ये बहुत इग्नोर्ड एरिया है, अर्ली मिडिवल बहुत इग्नोर्ड एरिया है, किसी बुक में बहुत अच्छे से हेलो नहीं दिया हुआ है। हाँ सर, सुनाई दे रहा है? हेलो। सोमेन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सोमेन। हाँ सर, हेलो। हाँ, आपकी आवाज चली गई थी यार। अभी आवाज आ रही है? यस यस यस, नाउ इट्स ऑडिबल। ओके ओके ओके। जस्ट द हाँ, लास्ट जो मैं बोल लास्ट रहा 10 था, seconds if you can just repeat. या श्योर श्योर। हाँ, ये मैंने स्किप कर दिया था, आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे मतलब आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये 8th सेंचुरी एडी के बारे में पूछ रहा था, तो मैं 700s के बारे में एक्चुअली पूछ रहा था। ये अर्ली मिडिवल एरा है, अर्ली मिडिवल एरा। और अर्ली मिडिवल थोड़ा सा नेग्लेक्टेड एरिया रहता है, एटलीस्ट इतना डिटेल्स में प्रीलिम्स के लिए तो यार मतलब कौन पढ़ के जाएगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट था कि हाउ मेनी ऑफ द ऑफ डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड द किंगडम्स इन द अर्ली 8th सेंचुरी एडी। मेरे से नहीं बना, आई स्किप दिस, एल मतलब लेफ्ट, मैंने इसको नहीं करा। हालांकि इसका आंसर क्या है सर? द होयसाला वाला क्वेश्चन ना? हाँ हाँ, 55। I'll check and tell यार, एक बार मैं देख के बताता हूँ। आप मतलब 56 देखो तब तक। आई एम टेलिंग यू। हम्म। मेरा फोन हैंग हो गया है, पुराना हो गया है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। 56, with reference to ancient Indian history, consider the following pairs: literary work and author. अब यहाँ पे भी मेरा थोड़ा सा बायस होगा बिकॉज मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो शायद कुछ कुछ नाम मैंने आप लोगों से एक्स्ट्रा सुना होगा जो आप लोगों ने नहीं सुना। व्हेन इट कम्स हम्म। लिटरेरी वर्क एंड ऑथर, तो मेरे वो यहाँ पे थोड़ा सा होयसाला बायस। वाले में तो डी है आंसर। अच्छा, डी है, नन। हम्म। ओके, वेरी डिफिकल्ट था ये वेरी टू राइट, डिफिकल्ट। वेरी हिस्ट्री डिफिकल्ट। थोड़ा डिफिकल्ट आता भी है यार, तो आपको हमेशा ये फोकस करना है। जैसे हमारी जो हिस्ट्री की फैकल्टी है वो ये बात कहती है कि डोंट फोकस ऑन क्वेश्चंस दैट आर नॉट अटेम्प्टेड लाइक बाय एनीबॉडी, व्हिच आर टफ फॉर लाइक एनीबॉडी। फोकस एंड अटेम्प्ट क्वेश्चंस, वन व्हिच आर इजी, एंड टू व्हिच यू कैन लाइक आर अटेम्प्टेबल टू यू। थोड़ा सा पढ़ के आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे, तो उन क्वेश्चंस पे फोकस करो। डोंट फोकस ऑन क्वेश्चंस दैट आर टू टफ, टू टफ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो 51 से लेके 56 तक, तो ये दो सवाल था जो इजी था। बाकी सवाल तो यार हवा निकाल देने वाला था। इवन दिस वाज वेरी टफ। मतलब इतना सारा बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ के जाते हैं, पर यहाँ पे पूछ क्या रहे आप देखो: देवी चंद्रगुप्ता बिल्हान, हमारा महाकाव्य नाय चंद्र सूरी, मिलिंदा पन्हा नागार्जुन, नीति वाक्यमित्रा सोमदेव सूरी। दिस वाज वेरी बिल्कुल डिफिकल्ट। बिल्कुल। अगर आपको पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट मत करो, इसको आप लीव कर सकते हो, यू कैन स्किप सच क्वेश्चंस। हालांकि मेरा, जैसे मैंने बोला, मेरा बायस है, तो मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, मुझे थोड़ा सा पता था। बट यहाँ पे भी मतलब अभी बहुत सारा मतलब आंसर की में ना इसको लेके बहुत विवाद हो रहा है कि मिलिंदा पन्हा जो था वो नागार्जुना ने लिखा था या नहीं लिखा था, या फिर नागार्जुना और नागमुनि आर द सेम पर्सन। नहीं नहीं नहीं, वो नागसेन और नागार्जुन तो यार सेम ही है। नागसेन, सॉरी सॉरी, हाँ नागसेन। हाँ, नागसेन और ये सेम ही है। दिस वाज अ किंग ना, द किंग मिलिंद। एंड हाँ, नागसेन, मिलिंद नागसेन वाज अ बुद्धिस्ट नागसेन। सेंट। हाँ, पर उसको लेकर से थोड़ा सा मैंने देखा कि विवाद हो रहा है, बहुत जन बोल रहे हैं कि नागार्जुना इन सम ऑफ द बुद्धिस्ट सोर्सेस यार इज अ मतलब डिफरेंट। आई कैन टेल व्हाई I know about this because this conversation between Nagsen and Milind Pano is regarding Shunyata, regarding the हम्म। Madhyamik school, the Shunyata school of Buddhism, and Nagarjuna was the most important propounder of Shunyata. तो इवन इफ बिल्कुल देयर बिल्कुल। इज अ कंफ्यूजन, मेरी जो भी मतलब बेसिक नॉलेज है हिस्ट्री की, तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट नहीं, जितनी आपको तो बेसिक है फिलोसफी और मतलब हाँ, हिस्ट्री को मिला के, फिलोसफी का नॉलेज आई कैन होगा टेल ही। दैट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू, मतलब ये तो करेक्ट होने वाला है। थर्ड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट। बट रियल एग्जाम कंडीशन में बोलूंगा ऐसा क्वेश्चन को आप अटेंड मत करो, इट्स इज वेरी डिफिकल्ट। अगर मतलब बहुत, अब जैसे पीवाईक्यूज का जो जो मतलब है, डांडिन पीवाईक्यूज में आ चुका है, ठीक है, कालिदास आ चुका है, ये सब गलत मत करो, ये सब गलत मत करो आप। पर ये सब इतना डिफिकल्ट अगर पूछ दिया तो इट्स एडवाइजेबल टू स्किप सच क्वेश्चंस इफ यू डोंट हैव द एडिक्वेट नॉलेज, ठीक है। So let's go to the question number 57. Let's go to question number 57. Souls are not only the property of animal and plant life, but also of rocks, running water, and many other natural objects not looked on as living by other religious sects. The above statement reflects one of the core beliefs by which one of the following religious sects of ancient India. ये जैनिज्म होगा। ये आप बोल सकते हो कि थोड़ा नॉलेज का आपको चाहिए था, बेस नॉलेज से आप मतलब जैन फिलोसफी में
सोल्स का एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे फाइंड सोल्स इन इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो ये आप कर सकते हो। और क्या है कि पहले जैसे वैष्णविज्म शैविज्म, इसको तो एलिमिनेट कर सकते हो ना, क्यों नहीं एलिमिनेट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। बहुत जन वैष्णविज्म बोल भी रहा है कि वैष्णविज्म मतलब वैष्णवाइट्स आल्सो सी सोल एंड मेनी अदर थिंग्स। बट यूपीएससी का आप देखोगे ना, मतलब पहले ही आप क्या था 2016-17 में भी आप देखोगे, ऐसा बोला जाता था ट्रिक्स टेक्निक्स जब उस टाइम पे चलता था, सब बोलता था अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है आइदर बुद्धिज्म मानना या जैनिज्म मानना। ये बोला जाता था क्योंकि यूपीएससी हैज फोकस्ड वेरी मच ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ओवर द इयर्स। और ये मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आप बेसिक सोर्सेज भी पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत जैन जैन फिलोसफी के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में अगर आपने पढ़ा होगा, तो ये अटेम्प्टेबल तो बिल्कुल था। सर आप अग्री करोगे कि नहीं? हाँ हाँ यार, ये तो मतलब ये तो डायरेक्ट मतलब ऐसे बोलते हैं यार, जैसे मतलब बेसिक तो मेरा ना एक लेक्चर है YPLP पे मैंने लिया है, वो 30 मिनट का वॉइस नोट है। उसमें मैंने सारी फिलोसफीज ये पढ़ाई हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म। और वो चलो जैनिज्म बुद्धिज्म तो नॉट द पॉइंट, बट इवन लाइक जो षड दर्शन स्कूल्स हैं, आई टॉट दोस थिंग्स। हम्म। तो जैनिज्म का तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कि हर चीज में मतलब ऐसे सोल होती है, तो यू डोंट नीड टू लाइक हर्ट एनीबॉडी और हर्ट एनीथिंग, अपने काम से काम रखो। सो या, दिस इज अ प्रीटी सिंपल अटेम्प्टेबल क्वेश्चन। Who among the following rulers of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra River and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city? अगेन ये थीम्स में दिया हुआ है, मतलब अगर आप विजयनगर वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें मतलब ये देवराय वन होगा, ये शायद लूसेंट में भी है। लूसेंट में भी देवराय वन ने डैम कंस्ट्रक्ट करा, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सो ये अगेन नॉलेज से होता है, इसमें आप गैस वर्क मत करो, फंस जाओगे। इसमें गैस वर्क करो आपका गलत ही होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर आपको ये हिस्ट्री में पता तो है वैसे तभी। भी यार इट इज वेरी टफ टू डू गेस वर्क, क्योंकि बहुत फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव चीज आती है ना यार। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये देवराय बहुत टफ होगा, है। कार्तिक अर्जुन क्यों नहीं होगा, कोई रीजन नहीं है। वीरा विजया क्यों नहीं होगा, मेरे पास कोई रीजन नहीं है। विरूपाक्षा क्यों नहीं होगा, कोई रीजन नहीं है। नॉलेज अगर है तो इसको अटेम्प्ट करो, वरना अगर इसको अटेम्प्ट नहीं भी करते हो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बट इसको आप जरूर अटेम्प्ट करो क्योंकि ये बेसिक सोर्सेस से है। इसको अटेम्प्ट करो, अगर ये आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो आई कैन अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। लेकिन 59 अगर आप बोल रहे हो कि मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा, तो गलती आप कर रहे हो, क्योंकि ये ना मतलब वर्बैटिम आपको मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग सब एक ही बुक पढ़ते हैं, राजीव अहीर, वहां पे आपको स्पेक्ट्रम में ये दिया हुआ है। अगर आप पोर्चुगीज वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पे ये दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू द पोर्चुगीज। ये बहादुर शाह, ये दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में, ये स्पेक्ट्रम में आपको राइट। मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये बहुत डिफिकल्ट था, बट दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, कुड बी सॉल्व थ्रू स्पेक्ट्रम। आप स्पेक्ट्रम इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ो। सब बोल रहे हैं ना कि यार स्पेक्ट्रम से तो अब सवाल नहीं आता, मॉडर्न हिस्ट्री से अब तो दूसरा बुक से सवाल आते। एक बार वो कुछ रुकमाबाई और ये सब आ गया था, ठीक है एक दो सवाल नहीं बनता है कोई बात नहीं, बट बेसिक अगर आप नहीं कर पा रहे हो, बेसिक अगर आप कर लोगे ना स्पेक्ट्रम से, बात बन जाएगा। रुकमाबाई तो मुझे भी नहीं आता था, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, मुझे भी सही नहीं बात, आता। सही बात। By which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? अब इसको लक्ष्मी का आंसर सॉल्व करो, आप स्पेक्ट्रम से सॉल्व करो, जहां से करना है करो, बस करेक्ट आंसर तक वेरी पहुंच जाओ। इजी, वेरी इजी, वेरी तो इजी अगेन क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन, ये वेरी हाँ, देयर वेरी शुड इजी बी नो क्वेश्चन। डाउट इन सच क्वेश्चन, ये बहुत हाई यील्डिंग एरिया है, मैंने 100 बार बताया। ऐसे क्वेश्चन में आपको हम कोई एक्सप्लेनेशन ट्रिक कुछ नहीं चाहिए, सीधा आपको मार्क करना है आंसर देख के। मतलब जो आपका कट ऑफ 74 पॉइंट समथिंग कुछ बन रहा है ना, वो ये सब सवाल से ही बन रहा है। ये सब इजी क्वेश्चन है, इन्हीं से बनता है कट ऑफ। जैसे मैंने बोला इजी क्वेश्चन से ही आपका कट ऑफ बनता है, प्लस माइनस आप सिली मिस्टेक्स करो उसके बाद। ये क्वेश्चन नंबर 61 जो है ना, ये मैं चर्चा बिल्कुल करना चाहता हूँ इसके बारे में, बिकॉज ये ऑन द डे ऑफ द एग्जाम जो मुझे आंसर लग रहा था, आज मुझे आंसर दूसरा दिख रहा है। 20 में जब मैंने कभी पेपर खोला था मुझे दूसरा आंसर दिख रहा था। और इसमें हम्म काफी विवाद भी है कि ये एक्चुअली यूपीएससी का क्या है ना, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ यूपीएससी वुड बी सुप्रीम हियर, क्योंकि ये कौन सा आंसर हम्म। देती यूपीएससी, दैट इज आल्सो हैव टू सी। मेरे कुछ दोस्तों से मैंने कंसल्ट करा जो लॉ प्रोफेशन में है, सबने थोड़ा सा अलग अलग मेरे हिसाब आंसर। से इसका आंसर वो ए ही होना चाहिए, बिकॉज मैंने तो ड्यू यही प्रोसेस मारा ऑफ था। लॉ का एसेंस का पूछ रहा है वो। सो व्हेन इट कम्स टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वो तो दोनों अलग चीजें हैं, तो उसका एसेंस सेम नहीं हो सकता। When it comes to fair application of law, again, it is not right, because due process doesn't talk about application, it talks about the process of the formation of the law, right? So B and C cannot be the answer. Now, equality before law is a completely different concept, completely different concept. They're not related to each other. Due process of law is
मतलब उसमें ये आप ये मान सकते हो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इज काइंड ऑफ, जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो लॉ को, ड्यू प्रोसेस इज रिगार्डिंग फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विच सेज दैट व्हेन the process, when you're framing the law, it should not be biased. When you're framing the law, it should be fair. That is the basic principle of natural justice, and I guess that will be the answer. और मेरे को ऐसा लगता है, जहां तक मुझे याद है, जहां तक टाइम हो गया मुझे तो बहुत ही सब चीजें पढ़े हुए, बट ये एनसीईआरटी के चैप्टर में डायरेक्टली लिखा है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा अभी। मोस्ट प्रोबेबली इट इज गिवन देयर। तो या, दैट हाँ इज तो माय मैं टू यहाँ सेंट्स पे नाउ। एक सुमेना चीज प्लीज। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑल्सो लुक्स कि लॉ जो आपने बनाया है, डस इट स्टैंड ऑन द ग्राउंड ऑफ, ऑन द एडिफिस ऑफ फेयरनेस, क्या वो फेयर है? आप फेयरनेस है या नहीं उसको चेक करते हो जब आप ड्यू प्रोसेस की बात करते हो। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इंडिया में हालांकि मेनका गांधी केस के बाद बोला जाता है कि हाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ दोनों देखा जाता है। बट अगेन इंडियन लॉज आर बाई फार, मुझे इतना लगता है, मेरा इंटरप्रिटेशन है ये, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उतना मतलब कार्यकरी नहीं है यहाँ पे। अभी भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के ऊपर ही ज्यादा फोकस है। तो ड्यू बिल्कुल प्रोसेस ऑफ बिल्कुल। लॉ यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे ना एप्लीकेशन के बारे में सोच रहा था, ऐसे मैंने बोला ना, मुझे यहाँ पे 3 डिफरेंट ऑप्शन दिख रहा है। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम मुझे ये भी सही लग रहा था, ये भी सही लग रहा था, बट अभी मैं जब देख रहा हूँ मुझे आंसर बी सही लग रहा है। अच्छा, बी लग रहा है। मुझे आंसर बी सही लग रहा है। ओके अब ओके ओके, मतलब वी हाँ कैन हो सकता डिबेट है, हो ओवर दिस, सकता है। कि हम लोग नहीं नहीं, डिबेट घंटों क्या है यार, डिबेट कर सकते हैं इसके डिबेट ऊपर। क्यों करनी है। नहीं सर, ये मुझे मुझे नहीं, मुझे जो ऐसा आंसर लगता है आएगा आ कि जाएगा। जो आएगा बिल्कुल, ये यूपीएससी पे हम लोग छोड़ देते हैं और हर साल ऐसा हाँ हाँ होगा। हाँ, चिल सोचो है। कि हाँ यार ये देयर आर मत ऑलवेज सच इस साल क्वेश्चन, आया। सोशल कैपिटल का मतलब क्या है, लो लिबर्टिकल लिंकेज क्या बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। फोर्स की बोन्स मिले थे कि नहीं मिले थे, दे विल ऑलवेज बी सच क्वेश्चंस दैट विल कीप ऑन लाइक गोइंग ऑन। आपको इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस पे, ये बात भी कुणाल भाई ने अपने लेक्चर में बोली जो मुझे काफी सही लगी, दैट you cannot attempt very less number of questions, you have to attempt somewhere at least around 85। मतलब वो एक स्वीट स्पॉट आपको ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, द इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर इंक्रीजिंग। तो आपको उन पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। तो अगर आप ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, मतलब अगर कम अटेम्प्ट करोगे ऐसे क्वेश्चन को, आप छोड़ के आओगे नहीं। अगर आप कम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, तो डिपेंडेंसी अपॉन यूपीएससी एंड यूपीएससी का डिस्क्रिप्शन इंक्रीजेस। तो इसीलिए द अटेम्प्ट शुड ऑलवेज बी लाइक अ बिट ऑन द हायर साइड। नॉट सेइंग कि ऐसे 100 मार के आना जरूरी है, दैट इज योर स्ट्रैटेजी योर थिंग, बट लाइक उन्होंने भी जैसे बोला कि उनका स्वीट स्पॉट था 84 के आसपास। सुमेन भाई भी इस पेपर में 81 क्वेश्चंस करके आए थे, तो दैट इज लाइक अ स्वीट स्पॉट वेयर यू हैव टू स्ट्राइव फॉर। खैर चलिए ठीक है, आपको ये लेट्स मूव सब अहेड। को स्किप नहीं करना, अटेम्प्ट बिल्कुल करना है, हाँ ठीक हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, स्टेटमेंट नंबर 1। In India, prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for day-to-day administration of prisons. जैसे मैंने आपको बोला था कि वो जो डिवीजन ऑफ पावर से 7 शेड्यूल, अगर आप उसको थोड़ा रिकॉल करते हो, तो प्रिजन्स, और आप देखोगे स्टेट सर्विसेज में ना प्रिजन्स का भी एक सर्विसेज रहता है। वो स्टेट का पीएससी के थ्रू देखना अपॉइंटमेंट होता है उसका, मुझे इतना पता था। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न बाय प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894, अगेन प्री कॉलोनियल लेजिस्लेशन। इस पेपर में तो यूपीएससी को प्री कॉलोनियल लेजिस्लेशन से प्यार ही हो गया था, फिर से पूछ लिया। which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial governments। हाँ हो ही सकता है ना, मतलब ये प्री कॉलोनियल लेजिस्लेशन है, मैंने तो ये कभी नहीं पढ़ा, और मुझे लगता है कोई पढ़ा भी होगा प्रेजेंस एक्ट ऑफ 1894, मैंने नहीं पढ़ा, कोई भी नहीं पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ा होगा। तो मे भी उसने इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया होगा, तब जाके ही जो डिवीजन ऑफ पावर का स्कीम हम लोग बनाए थ्रू 7 शेड्यूल, उसका कुछ प्रेसिडेंट तो रहा होगा ना। ऑब्वियसली कॉलोनियल बिल्कुल लेजिस्लेशन वाज दिस प्रेसिडेंट। तो इसने इसको यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दिया, तभी जाके हो सकता है अभी स्टेट गवर्नमेंट को हम लोगों ने दे के रखा है इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। तो मैंने इसको सही ऐसे बात। रिलेट करा। तो इससे क्या है कि हाँ ये भी सही स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी करता है। टू इज द करेक्ट, एंड टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। क्योंकि मैंने सोचा कि इसका प्रेसिडेंस कुछ रहा होगा, कॉलोनियल लेजिस्लेशन ही प्रेसिडेंस है। तो इससे मेरा हम्म। ये स्टेटमेंट सही हुआ, तो ये क्वेश्चन भी सही हुआ। हालांकि मतलब यहाँ पे मैं पहले सोच रहा था अटेम्प्ट करूं नहीं करूं, 50-50 करूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाते हैं प्रोसेस पे, और अटेम्प्ट बिल्कुल करा इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्वेश्चन तो मतलब वही है ना जो हमने पढ़ा भी है, कि प्रिजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। सो वहीं से ये डायरेक्टली पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तो वहां से सीधा आपका बनता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट है, प्रिजन के एडमिनिस्ट्रेशन को कौन मैनेज करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, तो पहला क्वेश्चन वैसे ठीक हो जाता है। सेकंड में आपको डाउट आ सकता है कि हो सकता है कि प्रेजेंस एक्ट इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रखा हो ही सकता है, डाउट आ ही हो सकता सकता है। है, या बिल्कुल बिल्कुल।
बट बिल्कुल एनी विच वे, जैसे मैंने आपको प्रेसिडेंट्स के बारे में बताया कि स्टेट को प्रेसिडेंट का फंक्शनिंग दिया गया थ्रू सम प्रेसिडेंट, राइट। और आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो फॉरेन लेजिस्लेशन था, ये कितना बड़ा, मतलब हम लोग का जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, काफी कुछ यहाँ से हम लोग बोरो किए हैं, राइट। और ये भी किसी राइट और चीजों से बोरो करता आया होगा, प्रेसिडेंट सेट करके ही बनाया ना। आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ते हो, अब देख रहे हो ना एक जगह से कैसे दूसरे जगह पे लिंक्स बनते हैं, तो सही वैसे ही बात है लिंकेज का ये सवाल था, और ऑप्शन भी वैसे बना हुआ था, ठीक सही है। बात जैसे मैंने देखो, मतलब थोड़ा सा मैं और चर्चा, यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ कि अगर आपको कंफ्यूजन हाँ हो प्लीज रहा है। प्लीज हाँ, वैसे मेरे मेरे को कंफ्यूजन हुआ था कि एक्सप्रेसली क्या इसको रखा था क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर, क्योंकि सेंटर के पास भी हो सकता है जेल रहा हो फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो 50-50 तक गया था, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ थोड़ा सा। कुछ प्रेसिडेंट्स रहा होगा तब जाके स्टेट गवर्नमेंट को इसमें दिया गया करेक्ट है, है तब तो करेक्ट है स्टेट्स नहीं था, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थे। तो आई मैं अराइव्ड एट आंसर। मैं सुमित ना इसमें एक चीज सिखाता हूँ एक बार हाँ सर। 2021 या 22 में क्वेश्चन आया था कि चार ऑप्शंस दिए हुए थे और पूछा था कि इसमें से कौन सा गवर्नर जनरल के पास था कौन सा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास था तो मैंने तब भी ये चीज समझाई थी कि इस क्वेश्चन को ना उस टाइम के हिसाब से छोड़ो आज के हिसाब से अटेम्प्ट करो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है ना कि आप 150 साल पुरानी जाके लिस्ट ढूंढ के देखो कि यार कौन से प्रोविंशियल थे कौन से नहीं थे दैट इज नॉट द एक्सपेक्टेशन कि आप 150-200 साल पुरानी लिस्ट खोज के निकालो और उसमें चेक करो नहीं the expectation is can you understand the fact that laws today still have colonial reflections in them colonial derivations in them and that is why we are moving towards the amendments of the IPC CRPC and the evidence act तो वो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज द डिफरेंस नहीं कोई नहीं पढ़ सकता यार कोई नहीं पढ़ सकता कोई 150 साल पुरानी लिस्ट उठा के नहीं पढ़ रहा है सो प्लीज डोंट गेट इनटू दीज थिंग्स बहुत सिंपल चीजें रखनी है बहुत सिंपल तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करके आना है ठीक है दैट वाज द थिंग इस लेक्चर में 65 तक करते हैं सुमेन है ना ऑल राइट सर। ठीक है 63rd question. Which one of the following statements best reflects chief purpose of the constitution of a country? ये एकदम पीवाईक्यू से डायरेक्टली पूछा बिल्कुल गया है। 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है बार बार रिपीट करते हैं ये एनसीईआरटी में भी वर्बैटिम दिया हुआ है, तो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, यही डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक्चुअली। यस 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 क्वेश्चन नंबर 64, अगेन ये भी वन ऑफ दोस सुपर्बली क्वेश्चंस है जहाँ इजी पे, हाँ ये सर थोड़ा सा मुझे ना, मतलब ये इनसाइट्स और एक और की में थोड़ा सा इसमें भी मतलब डाउट हुआ ओ है। इज इट ओके हाँ सर, इसमें भी मतलब थोड़ा सा कीज में मिसमैच हुआ है। Which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights? इसमें 42nd और फर्स्ट, ए और बी में अभी भी कंफ्यूजन है। लेट्स सी व्हाट यूपीएससी कम्स अप विद, क्योंकि इन दोनों ठीक है में ही ना सर मतलब चैलेंज तो हुआ था, मतलब दोनों में ही ये फैक्चुअली ट्रू है कि इट वाज इनैक्टेड टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दोनों में ही। सो ओके लेट्स सी, मतलब आप किसके साथ जाना चाहते हो? यार मेरी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट अमेंडमेंट वाली ही है सर मेरी भी वही मुझे थी, बट मतलब मैंने फिर पता नहीं इसको कट के मैंने 40 सेकंड मारा था। यार फर्स्ट अमेंडमेंट में इन लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे चेंजेस किए थे हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी का वो चीज था। हाँ तो ठीक है खैर ठीक है, देखते हैं, लेट्स वी सी विल हाँ वेट हाँ फॉर द आंसर की। हाँ हाँ दैट्स ओके आया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सारा है? अगेन बेसिक लक्ष्मीकांत, बेसिक इंडेक्स देख के हो जाएगा एकदम ये एकदम बेसिक है, काफी इजी क्वेश्चन था। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन मिला भी था, कौन सा अमेंडमेंट नंबर है आप वो बताओ, और सारा जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है वो आप पढ़ के जाओ, हो सकता है सवाल आ जाए। बिल्कुल 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 हो सकता है बिल्कुल हाई चांसेस हैं कि अमेंडमेंट को मैच करने के लिए आ जाए यस यस और यस दैट आजकल इज तो ट्रू मेंस में अमेंडमेंट को पकड़ के सवाल बनाया जा डायरेक्टली रहा है। पूछ रहा है डायरेक्टली जीएसटी वाला वन जीरो अमेंडमेंट डायरेक्टली थर्ड पूछ हाँ, लिया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर सवाल पूछा, आपको अगर नहीं पता आप पूरा बिल्कुल 15 मार्क का हाथ से गया। बिल्कुल 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 करेक्ट ओके सर, तो ठीक है विल सोमेन रिज्यूम द डिस्कशन, हाँ सर, फ्रॉम 66 ऑनवर्ड्स इन द नेक्स्ट सेशन, एंड हाँ होपफुली विल बी एबल टू कवर ऑल द क्वेश्चंस इन द yes नेक्स्ट yes सेशन we देन। covered 35 questions in this session and I guess it has not gone like beyond 1 hour 15 minutes so that's a very good speed and hopefully we will keep another session soon and we will be done with this paper thank you so श्योर much श्योर श्योर। Sumains for such थैंक great यू सर, insights थैंक for यू such फॉर great गिविंग मी द time अपॉर्चुनिटी। no no यार this is your platform मैं क्या opportunity दे रहा हूँ आप आओ आपको जो करना है करो this is your platform you're teaching so many people and like so many people are learning so much from you I want people to understand कि कैसा होता है कि आप मतलब अपनी नॉलेज शेयर करना अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करना तो जो एक वो माइंडसेट कुछ लोगों का है ना
कि कोई एस्पिरेंट है तो वो कैसे आपको चीजें बता देगा, वो बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही डिग्रेडेड माइंडसेट है। दैट शुड नॉट बी आवर माइंडसेट यार, है ना। हमेशा ऐसा नहीं है कि सोमेन आपको बता देगा तो सोमेन की नॉलेज कम हो जाएगी। रेदर सोमेन और मैं डिस्कस करेंगे तो क्या पता सोमेन को, मेरे को तो 10 बातें पता चलेंगी, बट सोमेन भी क्या पता मेरे से 2 बातें और जान ले, और इस बार पेपर में उसको सही करके आए। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर एक्चुअली मतलब डिस्कसिंग द पेपर, ताकि ऐसा कुछ इसके आसपास भी अगर कुछ आ जाए पेपर में, आप उसको कर पाओ। हो सकता है सवाल आपको सेम ना मिले, हो सकता है लॉजिक वहां पे सेम अप्लाई हो, बिल्कुल, कोई ट्रेंड मिलेगा, कोई पैटर्न मिलेगा। कोई आपका पैटर्न मिलेगा। माइंडसेट अल्टीमेटली मैटर्स यार, आप कितना, मतलब नॉलेज तो देखो उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन नॉलेज की लिमिटेशन है। देयर कैन नॉट बी अ नॉलेज इन 100 क्वेश्चंस। सो बहुत सिंपल सी चीज है, चाहे आपके यहाँ AR 15 आए हो, वो दोबारा आ रहे हैं। he'll like record a lecture probably tomorrow, and that would again be a great lecture. So main का lecture already record हो गया है, so you're getting all the things, make use of them. I wish you all the very best. Thank you so much, Somain. Let's have the और last part very soon. बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑल राइट सर। Thank you for always being here for me and for the थैंक यू सर। platform. Take care, brother. एकदम एकदम Okay. Thank सर। you so much, everybody. This is Satyam Jain and Somain signing off. बाय एवरीवन। Till we meet next time. Bye bye. Take care. Jai Hind.